हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विशाल चौहान और आज के इस सेशन में हम पढ़ने जा रहे हैं ब्रिटिश एक्सपेंशन इन इंडिया। आज हम समझेंगे कि किस प्रकार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पॉलिटिकल एक्सपेंशन किया, यानी कि राजनीतिक अपनी शक्ति का विस्तार कैसे किया। पॉलिटिकल एक्सपेंशन को समझने के लिए हम तीन मुख्य बैटल्स को समझने की कोशिश करेंगे। पहले कर्नाटिक वॉर्स, फिर उसके बाद बैटल ऑफ प्लासी और फिर बैटल ऑफ बक्सर। इन तीन बैटल्स के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह ब्रिटिशर्स ने अपनी पॉलिटिकल पावर को एक्सपेंड किया भारत में। ध्यान रखिएगा, ब्रिटिशर्स अपनी इकोनॉमिक शक्ति को तो एक्सपेंड तब से ही कर रहे हैं जब से वो भारत में आए थे, और जब से उन्हें मुगल बादशाहों से भारत में फैक्ट्रियां डालने की अनुमति मिली, तब से वो अपनी इकोनॉमिक शक्ति का एक्सपेंशन कर रहे हैं। लेकिन पॉलिटिकल शक्ति का एक्सपेंशन कैसे किया उन्होंने, राजनीतिक कंट्रोल कैसे लाए, क्यों लाए, इन सब मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे। यहां पर आप जैसे कि देख पा रहे हैं कि जो ब्रिटिश एक्सपेंशन है इंडिया, वो हम कर्नाटिक वॉर्स और बैटल ऑफ प्लासी एंड बक्सर के माध्यम से पढ़ेंगे। कर्नाटिक वॉर्स एक्चुअली जो है वो तीन बैटल का राउंड है। तीन बैटल्स हैं, फर्स्ट कर्नाटिक वॉर, सेकंड कर्नाटिक वॉर और थर्ड कर्नाटिक वॉर, राइट। अब इन तीन बैटल्स के माध्यम से किस तरह दक्षिण भारत में अपना एक छत्र पॉलिटिकल कंट्रोल क्रिएट किया ब्रिटिश ईस्ट इंडियन कंपनी ने, आज हम समझने की कोशिश करेंगे। और दूसरी साइड हम देखेंगे बंगाल में बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर के माध्यम से किस तरह अपना एक छत्र कंट्रोल जो है वो लेकर आए बंगाल के क्षेत्र में ब्रिटिशर्स। और फिर आगे आने वाले सब्सीक्वेंट सेशंस में हम देखेंगे कि शक्ति उन्होंने कैसे धीरे धीरे फिर नॉर्थ इंडिया और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर तक जो है वो पहुंचाई, अपनी भारतीय उपमहाद्वीप के नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर तक। कर्नाटिक वॉर्स के बारे में देखते हैं सबसे पहले। कर्नाटिक वॉर्स जो है वो, कर्नाटिक जो प्रेजेंट डे कर्नाटक का जो क्षेत्र है वो भारत के प्रायद्वीप के पश्चिमी तटों पे है, राइट। जो वेस्टर्न घाट है वो वहां पर कर्नाटक जो है वो मौजूद है। लेकिन कर्नाटिक जो प्रोविंस था उस समय का, वो पूर्वी घाट की साइड था। एक ये बहुत बेसिक कंफ्यूजन होती है बच्चों को, सबसे पहले हम ये क्लियर कर लें, राइट। यहां पर आप बैकग्राउंड में मैप के माध्यम से देख पा रहे हैं कि यहां पर किस तरह पूर्वी घाट की तरफ कर्नाटिक है, और कर्नाटिक में किस तरह अंग्रेजों ने, और ना ही सिर्फ अंग्रेजों ने लेकिन फ्रेंच ने अपनी फैक्ट्रीज एस्टेब्लिश की हैं। पौंडीचेरी, कराईकल, माहे, ये जो कोस्टल एरियाज है पेनिनसुला के, यहां पर दोनों साइड फ्रेंच और ब्रिटिश दोनों की फैक्ट्रीज अवेलेबल हैं। मद्रास में ब्रिटिश है और पौंडीचेरी में फ्रेंच है। दक्षिण भारत में मुख्यतः दो यूरोपीय शक्तियां हैं, ब्रिटिश और फ्रेंच। ब्रिटिशर्स और फ्रेंच के बीच में राइवलरी होना लाजमी था। लेकिन क्या केवल ब्रिटिशर्स और फ्रेंच ही थे दो ऐसी शक्तियां, या उनके अलावा और भी शक्तियां थी? तो बिल्कुल उनके अलावा डच भी थे, पोर्तुगीज भी थे और अन्य यूरोपीय कंपनियां भी थी। लेकिन हम आज समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह ब्रिटिश ईस्ट इंडियन कंपनी ने बाकी सब कंपनियों को भारत से निष्कासित किया, और फाइनली फ्रेंच के साथ उन्होंने तीन कर्नाटिक वॉर्स के माध्यम से फ्रेंच को भी भारत से बाहर निकाला। इन तीन कर्नाटिक वॉर्स और फिर बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे जो है वो धीरे धीरे पॉलिटिकल एक्सपेंशन किया भारत में ब्रिटिशर्स ने। आइए आज सबसे पहले समझते हैं कि पॉलिटिकल एक्सपेंशन का मतलब क्या बना और क्यों थी जरूरत। ना ही सिर्फ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को लेकिन फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को, दोनों के बीच में युद्ध हुआ। आइए हम सबसे पहले कर्नाटिक वॉर्स को समझने की कोशिश करते हैं। इस स्लाइड में आप पीछे देख पा रहे हैं कर्नाटिक वॉर्स। कर्नाटिक वॉर्स में प्रथम कर्नाटिक वॉर में पढ़नी है, जिसको एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल भी कहा गया, यानी ब्रिटिशर्स और फ्रेंच के बीच में जो युद्ध चला, वो स्ट्रगल किस चीज के लिए? वो स्ट्रगल है व्यापार और राजनीतिक शक्ति पर एकाधिकार लाने के लिए। लेकिन एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल होने से पहले अभी तक केवल हमें यह देखने को मिलता है कि ब्रिटिशर्स की और फ्रेंच की कमर्शियल एस्पायरेशंस हैं। वो भारत में अपना कमर्शियल एस्पेक्ट जो है वो एक्सपेंड करना चाहते हैं, लेकिन अभी तक उनका पॉलिटिकल हमें एस्पायरेशन देखने को बहुत कम मिला है।
हालांकि ब्रिटिशर्स ने एक बार औरंगजेब के शासन में कोशिश करके देख ली थी, लेकिन मुगल्स ने उनको करारा जवाब दिया और ब्रिटिशर्स को वहां पर झुकना पड़ा। लेकिन ऐसी क्या घटना घट गई कि अब ब्रिटिशर्स और फ्रेंच पूरे कॉन्फिडेंस से पॉलिटिकल एक्सपेंशन करने पर उतर आए। तो वो घटना थी डिसइंटीग्रेशन ऑफ मुगल एम्पायर। औरंगजेब के 1707 में जाने के बाद मुगल एम्पायर धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट होता गया। इनफैक्ट औरंगजेब के समय से ही डिसइंटीग्रेशन शुरू हो गया था। मुगल एम्पायर का डिसइंटीग्रेशन हुआ और जैसे कि हम थ्रू आउट भारतीय इतिहास में देखेंगे कि कभी भी भारत में एक बड़ा सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन टूटता है तो दक्षिण भारत के जो एम्पायर्स हैं वो अपने आप को सबसे पहले, या दक्षिण भारत के जो एम्पायर्स हैं वो शुरुआती उन कुछ एम्पायर्स में होते हैं जो अपने आप को आज़ाद घोषित करते हैं, जिनमें से एक थे हैदराबाद। निज़ाम उल मुल्क असफ जाह ने हैदराबाद की स्थापना की। वैसे तो वो रहे मुगल बैनर के अंडर, लेकिन जो लोकल अथॉरिटी थी वो पूरी तरह से थी, पूरी तरह उनके पास ऑटोनॉमिटी थी अपने शासन को चलाने की। उसके अलावा हमें दक्षिण में देखने को मिलता है कर्नाटक, हमें मैसूर धीरे धीरे डेवलप होता हुआ दिखेगा, हमें मराठा शक्ति धीरे धीरे डेवलप होती हुई दिखेगी, हमें त्रवणकोर, तंजौर धीरे धीरे डेवलप होते हुए दिखेंगे। तो ये सारी मुगल्स की ऑफशूट है, राइट। उसके अलावा हमें कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलेगा इन दक्षिणी भारत के राज्यों में। हमें देखने को मिलेगा कि ये जो नेटिव रूलर्स हैं भारत के, ये आपस में जुड़कर जो है वो सहमति से काम नहीं कर सके, और जो इनकी आपस में मतभेद है, इन मतभेदों का फायदा किस तरह यूरोपीय शक्तियों ने उठाया, वही हमें आज देखने को मिलेगा। सो यहां पर हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि कर्नाटक वॉर्स क्यों हुई, या इस तरह कहा जाए कि ब्रिटिशर्स को या फ्रेंच को इतनी हिम्मत कैसे पड़ गई कि वो पॉलिटिकल एक्सपेंशन करे भारत में। तो आप कह सकते हैं कि भारत में सेंट्रल अथॉरिटी जो थी मुगल की, उसके चरमरा जाने के बाद जो दक्षिण भारत की या जो दक्कन मुगल की वाइस रॉयलिटी है, यानी वहां के जो सूबेदार है या जो नवाब है, वो अंग्रेजों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं कर पा रहे। वैसे दक्कन मुगल की बात की जाए, क्योंकि दिल्ली दरबार के आदेशानुसार दक्कन मुगल को यह जिम्मेदारी थी कि दक्षिण में ब्रिटिश और फ्रेंच या अन्य यूरोपीय ईस्ट इंडियन कंपनीज के व्यापार को सुरक्षा प्रोवाइड करना हैदराबाद के निजाम का काम है, राइट। लेकिन अगर हैदराबाद के निज़ाम ही कमज़ोर होंगे और वो अगर कर्नाटक के नवाब से उलझे रहेंगे, अगर हैदराबाद के नवाब पर अगर मराठा आक्रमण करके उनकी शक्ति को अगर हनन करेंगे, अगर हैदराबाद जो है वो उनका एम्पायर धीरे धीरे सिकुड़ता जाए, राइट, अगर दक्कन मुगल का एम्पायर ही, उनका कंट्रोल अगर पूरे दक्षिण भारत पर ना रहे, तो वो कैसे अंग्रेज़ों या फ्रेंच की कॉलोनीज को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उनको पीस ऑफ माइंड वो कैसे देंगे। तो यही एक बहुत बड़ा कारण बना मोटिवेशन का। वैसे अंग्रेजों ने बहाना बनाया इस चीज को, कई इतिहासकारों ने इस तरह भी डॉक्यूमेंट किया है कि अंग्रेजों ने इस धारणा को भावना बनाया कि उनको उनके व्यापारिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्शन नहीं दी जा रही है मुगल्स द्वारा, क्यों मुगल्स की सेंट्रल अथॉरिटी डिसइंटीग्रेट हो गई है और निजाम अब उनके व्यापारिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो अब उन्हें खुद से अपनी प्रोटेक्शन करनी पड़ेगी। सो खुद से अपनी प्रोटेक्शन करने के लिए उनको एक आर्मी जनरेट करनी पड़ेगी, एक आर्मी रखनी पड़ेगी और पॉलिटिकल एक्सपेंशन करना पड़ेगा, उनको थोड़ा लैंड होल्ड करना पड़ेगा, क्योंकि आर्मी को फीड करना है तो आपको लैंड होल्ड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अभी भी इंडस्ट्रियलाइजेशन का हिट भारत में नहीं आया है और अभी भी भारत में जो चीफ प्रोडक्शन है वो जमीन से ही हो रही है, यानी एग्रीकल्चर से ही हो रही है। सो दैट मीन्स अगर आपको बड़ी सेना को पाल कर रखना है तो आपके पास एक बड़े लेवल का एग्रीकल्चरल लैंड होना चाहिए, यानी कि किसी ना किसी तरह का पॉलिटिकल कंट्रोल होना चाहिए। तो पहला कारण तो ये हो गया। दूसरा कारण कि अब अंग्रेजों को यह समझ आ गया था कि नहीं, हमें केवल कमर्शियल मोनोपोली से काम नहीं चलेगा, हम मार्केट को मोनोपोलाइज कर दें कि सब सारा का सारा सामान जो है वो हम ही खरीदें और एक्सपोर्ट करें, भारतीय व्यापारियों को हम अपने से नीचे कर दें और केवल हम ही जो है वो भारत में जितना भी प्रोड्यूस है उसको एक्सपोर्ट करें। क्यों? क्योंकि अभी ईस्ट इंडियन कंपनी या फ्रेंच ईस्ट इंडियन कंपनी, ये सब यूरोपीय शक्तियां जो है वो भारत में एक्सपोर्टर्स की तरह काम कर रही थी। धीरे धीरे हमें ये चेंज भी दिखेगा कि किस तरह उन्होंने जो है फिर वो अभी वो भारत से तैयार माल का एक्सपोर्ट कर रहे हैं, बाद में वो भारत से कच्चे माल का एक्सपोर्ट करेंगे, राइट। लेकिन अभी वो भारत से तैयार माल का एक्सपोर्ट कर रहे थे और भारतीय व्यापारियों का बाजार उन्होंने खराब कर रखा था। लेकिन अब वो चाहते थे कि जो सामान वो भारतीयों से खरीद रहे हैं,
अभी उनको खरीदना पड़ रहा है। उन जिस राज्य में वो रह रहे हैं उस राज्य के नवाब या निज़ाम या उस प्रोविंस के जो भी उस प्रोविंस का जो भी मनसबदार है, जो भी जागीरदार है, उसको उन्हें महसूल देना पड़ रहा है, किसी तरह का टैक्स देना पड़ रहा है, ट्रेड का टैक्स देना पड़ रहा है। सो अंग्रेज ये चाहते हैं कि क्यों ना अब हम ऐसा कुछ करें, क्योंकि दिल्ली तो ध्वस्त हो चुका है, क्यों ना हम ऐसा कुछ करें कि अब धीरे धीरे हमारा पॉलिटिकल कंट्रोल आए, ताकि जहां पर हमें टैक्स देना पड़ रहा है वहां पर हमें जो भारतीय कृषक हैं या जो प्रोड्यूसर यूनिट है भारत का, वो डायरेक्टली हमें जो है वो फ्री में या एज अ टैक्स हमें वो प्रोवाइड करे सारा कच्चा माल और या बना हुआ माल भी, और फिर उसको हम भारत से एक्सपोर्ट करें। सो ये पॉलिटिकल मोनोपोलाइजेशन का भी एक एस्पायरेशन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी आपस में लेकर चली थी। दोनों के इंटरेस्ट का कॉन्फ्लिक्ट था आपस में और दोनों भिड़ गए, राइट। सो आप यहां पर ये कह सकते हैं कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, अब वो धीरे धीरे चाहती थी कि उनका पॉलिटिकल कंट्रोल एस्टेब्लिश हो, वो केवल एक कमर्शियल कंपनी ना रहकर एक एम्पायर एस्टेब्लिश करें। एम्पायर बिल्डिंग का काम अब वो भारत में करना चाहते थे। क्यों? क्योंकि अगर वो व्यापार में पॉलिटिकल कंट्रोल चाहते थे तभी उनका व्यापार जो है वो सही मायने में एक मोनोपोली के तौर पे सक्षम और सफल हो सकता था। उसके लिए सबसे पहले तो उन्हें फॉरेन कंपटीशन को हराना था। तो फॉरेन कंपटीशन को हराने के लिए उन्होंने क्या किया? उन्होंने डच के साथ मैट्रिमोनियल अलायंस किया। बंबई जो है वो डच के राजा ने बंबई इंग्लैंड के राजा को दहेज में दिया। कैथरीन ब्रगेंजा की शादी की गई थी इंग्लैंड के प्रिंस के साथ। उसके बाद उन्होंने बदेरा के युद्ध में फाइनली डचेस को एक्सपेल किया और डचेस के साथ एक स्ट्रेटेजिक अलायंस किया कि तुम साउथ ईस्ट एशिया में डच जो है वो ट्रेड करेंगे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी उनको वहां डिस्टर्ब नहीं करेगी, और डच ईस्ट इंडिया कंपनी भारतीय उपमहाद्वीप में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को डिस्टर्ब नहीं करेंगी, राइट। सो इन दोनों के बीच में ये एक स्ट्रेटेजिक अलायंस हो गया। लेकिन फ्रेंच के साथ राइवलरी ब्रिटिशर्स की पुरानी थी। क्यों? क्योंकि अगर आप यूरोप में देखेंगे ध्यान से, अब आप यूरोप में अगर ध्यान से देखें तो जो ब्रिटेन है वो एक आइलैंड है, वो मेनलैंड यूरोप से जुड़ा हुआ नहीं है। दैट मीन्स ब्रिटेन जो है वो अपनी इकोनॉमिक एस्पायरेशंस को कंप्लीट करने के लिए मेनलैंड यूरोप में आके टेरिटोरियल एक्सपेंशन करके या जितनी भी लूट मचानी है उस लूट को करके वो वापस जा सकते हैं। और उस लूट को प्रोटेक्ट करने के लिए वहां पर फ्रांस है, क्योंकि फ्रांस जो है वो मेनलैंड यूरोप का देश है। दैट मीन्स उनका वो टेरिटरी है, उनका वो जोन है, उसको प्रोटेक्ट करना उनका काम है। सो ये राइवलरी जो है वो अंग्रेज और फ्रेंच के बीच में यूरोप से ही चलती आ रही थी। तो आज हमें देखना है कि किस तरह यूरोप में जो राइवलरी थी वही कैरिड आउट हुई भारत में, राइट। सो आइए अब हम समझते हैं सबसे पहली जो कैरनेटिक वार है उसके माध्यम से कि किस तरह जो यूरोप की राइवलरी थी वो कैसे कैरिड आउट हुई भारत में। सो जैसा कि मैंने मेंशन किया कि भारत में ब्रिटिशर्स और फ्रेंच के बीच में कॉन्फ्लिक्ट का कारण बना, जो यूरोप में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ किसका? इंग्लैंड और फ्रांस का। तो यूरोप में इंग्लैंड और फ्रांस का कॉन्फ्लिक्ट जो है वो शुरू हुआ ऑस्ट्रिया के एक्सेशन से। ऑस्ट्रिया के ऊपर कब्जा करना चाहते थे फ्रेंच भी और ब्रिटिश भी। उन दोनों के बीच में युद्ध छिड़ा और वो युद्ध कंटिन्यू होता हुआ भारत में आ गया। 1740 में वहां पर युद्ध छिड़ा था और वो कंटिन्यू होता हुआ युद्ध भारत में आ गया। और भारत में युद्ध करने की हिम्मत कैसे पड़ी, राइट? पॉलिटिकल एक्सपेंशन करने की महत्वाकांक्षा कैसे जागी? तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मुगल जो है वो कमजोर हो चुके हैं। नादिर शाह ने 1739 में करनाल के युद्ध में मोहम्मद शाह को जो धूल चटाई, पूरे भारत को यह बात पता चल गई कि अब मुगल बादशाह कमजोर हो चुके हैं और मुगल एम्पायर जो है वो बिल्कुल कमजोर हो चुका है और खोखला हो चुका है। दैट मीन्स अब पॉलिटिकल एक्सपेंशन कर सकते हैं। वहां से अंग्रेजों को कॉन्फिडेंस आया। क्यों? क्योंकि उससे पहले वो जानते थे कि मुगल आर्मी भले ही समंदर में कमजोर हो लेकिन जमीन पर मुगल आर्मी बहुत स्ट्रांग है। लेकिन नादिर शाह ने जब मुगल आर्मी को हरा दिया तो कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ गया अंग्रेजों का पॉलिटिकल एक्सपेंशन करने के प्रति। तो उन्होंने एंगेज कर लिया किसको? फ्रेंच को, राइट, भारत में। तो देखते हैं कैसे एंगेज किया है। तो जैसे कि कारणों में मैंने आपको बताया कि जो ऑस्ट्रियन एक्सेशन वॉर चल रहा है यूरोप में, वही वॉर जो है वो भारत में एक्सटेंड हो गया
और उसके अलावा भारत में फ्रेंच और ब्रिटिश ईस्ट इंडियन कंपनी दोनों ये बात समझ रही थी कि अब केवल एक ही भारत में कोई शासन कर सकता है, या तो फ्रेंच रहेंगे या तो ब्रिटिश रहेंगे, राइट। तो भारत में पॉलिटिकल मोनोपोलाइजेशन और इकोनॉमिक मोनोपोलाइजेशन करने का समय आ गया था यूरोपियंस का, जैसा कि उन्होंने अन्य कॉलोनीज में भी किया। चाइना में भी वो यही करने की कोशिश कर रहे थे, अफ्रीका में भी वो यही कर रहे थे, दक्षिण अमेरिका और उत्तरी अमेरिका में भी उन्होंने यही सेम पैटर्न फॉलो किया। ऐसा नहीं है कि भारत में कुछ अलग हो रहा था, साउथ ईस्ट एशिया में भी यही सेम पैटर्न फॉलो किया जा रहा था। पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल मोनोपोलाइजेशन का ही खेल चल रहा था पूरे भारत में यूरोप की इन कुछ शक्तियों द्वारा, और उसका अगला जो है वो फेज भारत में होने वाला था। तो आइए अब देखते हैं कि हमने सबसे पहले कारण समझ लिए कि कारण क्या है फर्स्ट कैर्नेटिक वॉर के, या जनरली कैर्नेटिक वॉर के क्या कारण समझे हमने। अब हम देखते हैं कि पहले एंग्लो फ्रांसीसी युद्ध के क्या क्या इवेंट्स रहे हैं। सो इस स्लाइड के माध्यम से हम देख पा रहे हैं कि पहले एंग्लो फ्रांसीसी युद्ध के इवेंट्स क्या हैं। तो आप यहां पर साफ साफ देख सकते हैं कि सबसे पहला पॉइंट है कि डुप्ले, जो कि फ्रेंच गवर्नर जनरल था भारत में, डुप्ले ने अनवर उद्दीन, जो कि कर्नाटक का नवाब था। नाउ ये जो पौंडीचेरी, मद्रास, ये सारी जो टेरिटरीज हैं, ये सारी जो व्यापारिक कोठियां हैं फ्रेंच और अंग्रेजों की, ये कर्नाटक के नवाब के टेरिटरी में है, यानी कर्नाटक प्रोविंस में थी। सो कर्नाटक के नवाब से डुप्ले ने सबसे पहले ये रिक्वेस्ट किया उन्हें कि आप युद्ध मत होने दीजिएगा, क्योंकि युद्ध छिड़ने वाला है। यूरोप में छिड़ गया, भारत में छिड़ सकता है। डुप्ले को यह बात पता थी। डुप्ले पॉलिटिकल एक्सपेंशन चाहता था भारत में, लेकिन युद्ध के एक्सपेंस पे नहीं। हम आगे समझेंगे कि फ्रेंच क्यों कमजोर रहे, जब हम कर्नाटक वार पूरा पढ़ लेंगे तीनों वॉर्स को, उसके बाद मैं कंक्लूजन में आपको बताऊंगा कि क्यों फ्रेंच कमजोर रहे, क्यों फ्रेंच हार गए। लेकिन डुप्ले ये बात समझता था कि उनकी कमियां क्या हैं, इसलिए वो वॉर को अवॉइड करना चाहता था। वो अन्य रास्तों से पॉलिटिकल कंट्रोल लाना चाहता था। इसीलिए उसने सबसे पहले अनवरुद्दीन और जो मद्रास में गवर्नर बैठा है ब्रिटिशर्स का, मोर्स, उसको भी ये बात बोली कि हम अब युद्ध में एंगेज नहीं करेंगे एक दूसरे को, और दोनों के बीच में एक प्रोविजनल ट्रीटी हो गई। लेकिन द वॉर वॉज इनएविटेबल। कोई ना कोई सिपाही जो है वो कहीं ना कहीं गलती कर ही देता है, और यहां पर हुआ ऐसा ही। एक ब्रिटिश नेवल ऑफिसर बार्नेट नाम का, उसने हिंद महासागर में कुछ फ्रेंच शिप्स को कैप्चर कर लिया। जैसे ही उसने फ्रेंच शिप्स को कैप्चर किया, युद्ध की शुरुआत हो गई। डुप्ले को पता लग गया कि अब युद्ध छिड़ गया है। डुप्ले ने नेवल हेल्प मंगवाई। डुप्ले ने मॉरिशियस, जो कि एक फ्रेंच कॉलोनी थी, मॉरिशियस के गवर्नर लॉ बर्दनेज को इनवाइट किया कि आप आइए और पौंडीचेरी में आके मेरी नेवल हेल्प कीजिए। क्यों? क्योंकि रास्ते में जो है वो बार्नेट को भी हरा सकते हैं। सो लॉ बर्दन ने अपनी फ्लीट को लेकर आए, रास्ते में उन्होंने बार्नेट को हराया, फ्रेंच शिप्स को आजाद किया, और वो पांडिचेरी पहुंच गए डुप्ले के पास। अब दोनों ने मिलकर यह फैसला किया कि अब युद्ध तो करना है, कहां से शुरू किया जाए। अब यहां पर डुप्ले की सोच ठीक है, वो एक्सपेंड करना चाहता है, एक समर्थ, एक काबिल जो है वो गवर्नर जनरल है, लेकिन दूरदृष्टि की कमी है। वो उतना बेहतरीन, उतना सटीक तरीके से नहीं सोच पाया जिस तरह रॉबर्ट क्लाइव ने सोचा। आगे हम रॉबर्ट क्लाइव को भी समझेंगे वो क्या बला थी। सो रॉबर्ट क्लाइव और डुप्ले का कंपैरिजन करते हुए ये सवाल बनता है कि क्यों रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल को चुना और क्यों डुप्ले ने दक्षिण भारत को चुना पॉलिटिकल एक्सपेंशन के लिए, राइट। और क्यों रॉबर्ट क्लाइव का फैसला जो है वो बेटर था एज कंपेयर टू डुप्ले। डुप्ले ने सोचा कि हम मद्रास में एक्सपेंड करना शुरू करते हैं या दक्षिण भारत में एक्सपेंड करना शुरू करते हैं। तो डुप्ले ने लॉ बर्दने के हेल्प से सबसे पहले तो मद्रास को कैप्चर किया उन्होंने 21 सितंबर को। मद्रास उन्होंने कैप्चर किया। मद्रास में अब अंग्रेजी शक्ति इतनी मजबूत नहीं थी कि वो कंबाइंड फोर्सेस, फ्रेंच कंबाइंड फोर्सेस से जीत सके। तो यहां पर जो नेवल एक्सपर्टीज है फ्रेंच की, वो भारी पड़ गई अंग्रेजों पे। मद्रास को कैप्चर कर लिया गया, अंग्रेज बहुत ज्यादा प्रेशर में आ गए। अब ये सब बैठे बैठे अनवरुद्दीन देख रहे हैं आरकोट अपनी कैपिटल से, कर्नाटक की कैपिटल आरकोट। आरकोट से अनवरुद्दीन बैठे बैठे देख रहे हैं, और उन्होंने डुप्ले को मैसेज भेजा कि तुम मेरी टेरिटरी में युद्ध कैसे कर रहे हो। क्योंकि अभी तक तो यही धारणा है ना कि जो यूरोपियंस हैं वो क्या हैं, वो केवल व्यापारिक कंपनियां हैं, कमर्शियल कंपनियां हैं। वो युद्ध कैसे कर सकती हैं, वो कोई पॉलिटिकल एंटिटी थोड़ी है, और वो भी किसी और के क्षेत्र में। क्यों? क्योंकि युद्ध जो है वो अपने साथ बहुत ज्यादा कंसिक्वेंसेस लेकर आता है। ये जहां पर सेना मूव करती है उस एरिया को बहुत नुकसान झेलना पड़ता है, राइट। सो दैट मीन्स एक जनरल हार्मनी खराब होती है एरिया की।
तो अनवरुद्दीन ने डुप्ले को बोला कि ये युद्ध बंद करो, ये एक्सपेंशन क्या कर रहे हो तुम, वरना मैं अपनी सेना को भेजूंगा। तो डुप्ले ने अनवरुद्दीन को आश्वासन दिलाया कि देखिए नवाब साहब, हम केवल रिटेलिएट कर रहे हैं, हमारे ऊपर पहले आक्रमण किया गया, ब्रिटिशर्स ने पहले आक्रमण किया, हम तो केवल जवाब दे रहे हैं और अपनी पोजीशन को सिक्योर कर रहे हैं। और अगर आपको ज़्यादा समस्या है तो मैं मद्रास को कैप्चर करके आपको सौंप दूंगा, आप परेशान मत होइए। अनवरुद्दीन खुश हो गया क्योंकि मद्रास बहुत ज़्यादा कैपिटल प्रोड्यूस करने वाला पोर्ट था। तो अनवरुद्दीन शांत हो गया कि यस, मद्रास मुझे मिलने वाला है। लेकिन यहाँ पर डुप्ले अपनी बात से पलट गया। लेकिन उससे पहले हम समझते हैं कि किस तरह लॉ बर्दनेज ने डुप्ले को धोखा दिया। सो लॉ बर्दनेज ने डुप्ले को एक सजेशन दिया कि क्यों ना हम रैंसम मांगे अंग्रेजों से, हमने कैप्चर तो कर लिया, थोड़ा पैसा भी कमाया जाए। ये जितने भी हमने अंग्रेजों को कैप्चर किया हुआ है उनके खिलाफ हम फिरौती मांगते हैं। डुप्ले ने मना कर दिया कि नहीं, हम फिरौती वाला गेम नहीं खेलेंगे, हम कैप्चर करके रखेंगे, हम पॉलिटिकल एक्सपेंशन करने आए हैं, राइट। लेकिन लॉ बर्दने ने जो है वो डुप्ले की बात नहीं मानी। लॉ बर्दने को पैसे चाहिए थे, अंग्रेजों को ये बात समझ आ गई। अंग्रेजों ने लॉ बर्दने को बहुत सारी रिश्वत खिला दी, बहुत पैसा खिला दिया लॉ बर्दने को। अंग्रेजों के पास पैसे की कमी नहीं थी, पैसा बहुत था उनके पास। अंग्रेजों ने लॉ बर्दने को रिश्वत खिलाई और लॉ बर्दने अपनी फ्लीट को लेकर मॉरिशस लौट गया वापस। मद्रास में हो गई सिचुएशन कमजोर डुप्ले की, और मद्रास जो है वो छुड़वा लिया गया वापस अंग्रेजों द्वारा। अब डुप्ले फिर परेशान हो गया। डुप्ले ने अनवरुद्दीन को बोला कि देखो भैया, अब मैं अटैक करने जा रहा हूं मद्रास पे, और जब मैं मद्रास को कैप्चर करूंगा तो तुम्हें मैं वापस दे दूंगा, तुम अभी मुझसे उलझो मत। अनवरुद्दीन ने बोला ठीक है, तुम मद्रास को कैप्चर करो और मुझे दे देना मद्रास कैप्चर करके। डुप्ले गया, डुप्ले ने मद्रास वापस से जोर जबरदस्ती से ले लिया अंग्रेजों से, राइट। अब यहां पर डुप्ले की कमियां देखिए, अंग्रेज अपनी सारी शक्ति को किसी एक जगह पे कंसंट्रेट नहीं करते, वो स्कैटर करके रखते हैं। जब जरूरत पड़ती है वो नेटिव फोर्सेस का इस्तेमाल करते हैं लड़ने के लिए, ताकि उनके अपने बंदे ना मरे। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि हमें पॉलिटिकल एक्सपेंशन करना है, और जहां जहां पर हम पॉलिटिकली एक्सपेंड करेंगे वहां पर अपॉइंट करने के लिए हमें ब्रिटिश ऑफिसर्स चाहिए। तो अगर हम ब्रिटिश लोगों को मरवा देंगे तो हमें ब्रिटिश ऑफिसर्स कैसे मिलेंगे, राइट। इंग्लैंड से थोड़ी लेके आएंगे हम इतने सारे ब्रिटिश, या यूरोपियों को कैसे लेके आएंगे, महंगा पड़ेगा उन्हें। और भारत में एडजस्ट होने के लिए सब तैयार नहीं थे, भारत में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है एज कंपेयर टू यूरोप। तो यूरोपीय जो है वो भारत में आने से थोड़ा कतराते भी थे, बीमारियां ज़्यादा फैल जाती थी भारत में एज कंपेयर टू यूरोप। यूरोप में भी बीमारियां फैलती थी नो डाउट, लेकिन भारत का मौसम जो है वो कठिन था, यूरोपियों के लिए बहुत मुश्किल है यहाँ पर रहना। इसलिए अंग्रेज जो है वो अपने सैनिकों को डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व करने से थोड़ा कतराते थे। और ये फ्रेंच जो है वो समझ नहीं सके कि अंग्रेज जो है वो मद्रास में इसलिए इतनी आसानी से हार जा रहे हैं कि वो कमजोर नहीं है, वो अपनी सारी शक्ति को कंसंट्रेट नहीं कर रहे हैं बस मद्रास में। तो डुप्ले ने कैप्चर किया मद्रास को, डुप्ले को लगा कि अब मद्रास मेरा है। डुप्ले ने अनवरुद्दीन को ठेंगा दिखा दिया। डुप्ले ने बोला अनवरुद्दीन, तुम्हें हम मद्रास नहीं देंगे, अब मद्रास हो गया हमारा। अब मद्रास में बैठे बैठे डुप्ले ने सोचा कि अब मैं एक्सपेंड करना शुरू करता हूं। मद्रास के आसपास पौंडीचेरी तो डुप्ले के पास है ही, और एक और इंपॉर्टेंट व्यापारिक कोठी थी फोर्ट सेंट डेविड, अंग्रेजों की थी। अब डुप्ले चाहता था कि फोर्ट सेंट डेविड भी उसके कंट्रोल में आए, तो डुप्ले ने अपनी सेना को फोर्ट सेंट डेविड की तरफ डिस्पैच किया, और वहां पर फोर्ट सेंट डेविड का उसने घेरा डालकर रखा। काफी समय तक घेरा रहा, लेकिन इंग्लैंड से रीइंफोर्समेंट्स आ गई ब्रिटिशर्स की, और वहां से घेरा उसको उठाना पड़ा, मद्रास आना पड़ा वापस। इतने में अनवरुद्दीन भी ये बात समझ चुका था कि नहीं, डुप्ले जो है वो मेरे साथ धोखा कर गया, मुझे डुप्ले को सैनिक शक्ति का इस्तेमाल करके डुप्ले को मुझे अधीनस्थ करना पड़ेगा। यहां पर अनवरुद्दीन ने अपने लड़के महफूज खान को भेजा। महफूज खान एक कंसिडरेबल 4000 सैनिकों की एक सेना को लेकर जो है वो बढ़े, और अदियार नदी के किनारे बैटल ऑफ सेंट थोम लड़ी गई। बहुत इंपॉर्टेंट, फर्स्ट कैर्नेटिक वॉर को बैटल ऑफ सेंट थोम के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन बैटल ऑफ सेंट थोम जो है वो इस पूरे घटनाक्रम में केवल एक बैटल है, उसके अलावा बहुत सारी झड़पें हुई। उनमें से केवल एक बैटल है बैटल ऑफ सेंट थोम, जहां पर अनवर उद्दीन के लड़के महफूज खान जो कि रिप्रेजेंट कर रहे थे अनवर उद्दीन को, तो हम यही कहेंगे कि नवाब वर्सेस फ्रेंच, है ना, डुप्ले वर्सेस अनवर उद्दीन युद्ध हुआ, जिसमें महफूज खान अपनी 4000 सैनिकों की सेना को लेकर आए, और यूरोपीय केवल 230, और डुप्ले के पास जो सेना थी उसमें केवल 230 यूरोपीय और 700 भारतीय
सैनिक जिनको फ्रेंच ने यूरोपियन तर्ज पे प्रिपेयर किया था, यानी कि जो वो वेल डिसिप्लिन्ड थे, मॉडर्नाइज्ड वेपन्स थे उनके पास, और वो बेटर तरीके से जो है वो युद्ध की नीतियों को समझते थे और जानते थे। दैट मीन्स मिलिट्री सुपीरियरिटी संख्या के मामले में नहीं थी, लेकिन क्वालिटी ऑफ सोल्जर के मामले में थी। और यही एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आया भारत के इतिहास में, जब सबको समझ आ गया कि अगर वेस्टर्न तर्ज पे सेना अगर प्रिपेयर्ड है तो एक बहुत छोटी संख्या एक बहुत बड़ी संख्या, यानी कि लगभग 4:1 की रेशो थी, राइट। तो 4:1 यानी लगभग 1/4 सेना के साथ भी किस तरह बहुत आसानी से बैटल ऑफ सेंट थोम में डुप्ले की सेना ने नवाब की सेना को हरा दिया। पूरे भारत में यह बात फैल गई कि जो फ्रेंच तर्ज की जो सेना है उसको वो भारत की सेना से अब सुपीरियर हो चुकी है। तो अंग्रेजों को यहां पर अंग्रेज धीरे धीरे बैठ के सब समझ रहे हैं, राइट। अब अंग्रेजों के इतिहास में हम एक चीज देखेंगे कि वो सारी शक्ति एक बारी में नहीं झोंकते, वो पहली बार अपने दुश्मन को टटोलते हैं कि उनके पास क्या है, राइट। फिर वो 2-3 राउंड्स में धीरे धीरे ओवर पावर करते हैं। वो एक हम पूरे थ्रू आउट जो है वो ब्रिटिश हिस्ट्री, ब्रिटिश एक्सपेंशन में देखेंगे कि वो उन्होंने किसी एक हमले से किसी एक शक्ति को जो है वो पूरी तरीके से सबड्यू नहीं किया। उनको 1 या 2 या उनसे ज्यादा जो है वो युद्ध करने की जरूरत पड़ी, धीरे धीरे एक्वायर करते हैं वो, राइट। अपनी सारी शक्ति एक साथ नहीं झोंकते। बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी थी उनकी। अंग्रेज जो है वो बहुत लंबे समय के लिए खेलने का पूरा प्लान करके आए थे भारत में, राइट। वैसे ये इतिहासकारों का एक पर्सपेक्टिव है कि अंग्रेजों का प्लान था, और दूसरा पर्सपेक्टिव ये है कि एक्सीडेंटल थी उनकी ग्रोथ। खैर उस पर हम आगे आएंगे, वो एक अलग टॉपिक है, एक अलग सेशन में हम उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल हमें यह देखना है कि किस तरह डुप्ले जो है वो डुप्ले सेंट थोम में कामयाब रहा नवाब की सेना के खिलाफ, और किस तरह पूरे भारत में यह बात फैल गई और अंग्रेजों को भी यह बात समझ आ गई कि हमारी जो वेस्टर्न तर्ज की सेना है ये नेटिव इन्फेंट्री से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। इनकी जो पुरानी तीरंदाज और जो पुरानी मस्केट्स हैं इनके पास, और जो पुरानी तलवारें और हाथी और घोड़े की जो सेना है, ये बेटर आर्टिलरी, बेटर कैवलरी और जो बेटर जो है वो मस्केट्स या गन्स हैं उनसे जो है मुकाबला नहीं कर सकती। प्लस जो डिसिप्लिन होता है सेना में, वो भारतीय लूज सेना जो है वो मुकाबला नहीं कर सकती उसका, राइट। तो ये चीज जो है वो फ्रेंच को भी समझ आ गई और चीज ये अंग्रेजों को भी समझ आ गई ये बात। सो यहां पर फर्स्ट कार्नेटिक वॉर में हमने देखा कि किस तरह फ्रेंच ने ओवर पावर किया नवाब को, फ्रेंच ने ओवर पावर किया अंग्रेजों को, और फिर फाइनली जो है वो एक्स-ले-शैपेल 1748 में एक ट्रीटी हुई यूरोप में, और यूरोप में जो है वो ऑस्ट्रिया एक्सेशन वॉर थम गया। तो अगर यूरोप में थम गया तो भारत में भी ट्रीटी हो गई। अब जो पहली कर्नेटिक वॉर है इसमें जितना भी एरिया जीता गया था एक दूसरे का फ्रेंच और ब्रिटिशर्स ने, इस ट्रीटी के माध्यम से, एक्स-ले-शैपेल की जो ट्रीटी है, इस ट्रीटी के माध्यम से सबने एक दूसरे को एरिया अपना दे दिया। दैट मीन्स किसी भी तरह का पॉलिटिकल गेन नहीं हुआ किसी को भी, लेकिन एक बात सबको समझ आ गई कि अब भारतीय जो नेटिव जो रूलर्स हैं वो कमजोर हैं, उनको मैनिपुलेट किया जा सकता है, राइट। सो दीज वर द इवेंट्स ऑफ फर्स्ट कर्नेटिक वॉर। और अब हम देखते हैं एक कंक्लूजन प्रिपेयर करके कि क्या कंक्लूजन हम क्रिएट कर सकते हैं पहली कर्नेटिक वॉर से। आइए देखते हैं। सो अब हम देखते हैं कि क्या कंक्लूजन प्रिपेयर किया जा सकता है पहली कर्नेटिक वॉर का, यानी पहला एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल का। सो जैसा कि मैंने आपको कहा कि यूरोप में जो युद्ध छिड़ा उसी का एक्सटेंशन था पहला कर्नेटिक वॉर भारत में, लेकिन एस्पायरेशंस छुपी थी दोनों फ्रेंच और ब्रिटिश। वो तो चाहते थे कि कोई बहाना मिले हमें पॉलिटिकल एक्सपेंशन का। क्यों? क्योंकि वो देख चुके थे कि अब सेंट्रल अथॉरिटी क्रम्बल कर चुकी है और जो प्रोविंशियल अथॉरिटी है ये भी हमें सपोर्ट करने के लिए, इनफैक्ट हमसे लड़ने के लिए भी प्रिपेयर्ड नहीं है, क्योंकि ये इन्फीरियर है एंड वी आर सुपीरियर इन टर्म्स ऑफ द मिलिट्री इक्विपमेंट्स, और हमारी सेना जो है वो बेटर तरीके से प्रिपेयर्ड है। सो कंक्लूजन यही प्रिपेयर किया जा सकता है युद्ध में कि कोई फाइनली कोई पॉलिटिकल गेन नहीं हुआ। कोई पॉलिटिकल इमीडिएट पॉलिटिकल इंपैक्ट नहीं था इस युद्ध का, क्योंकि जो एक्स-ले-शैपेल की जो ट्रीटी है उससे जितना भी लैंड एक्वायर किया गया था या जितना भी एरिया टेरिटरी एक्वायर की गई थी फ्रेंच द्वारा ब्रिटिशर्स की और ब्रिटिशर्स द्वारा फ्रेंच की, वो एक दूसरे को वापस करनी पड़ी उन्हें, पहली बात। दूसरी चीज, लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि भारतीय सैनिकों की और भारतीय राजाओं की इनकॉम्पिटेंसी जो है वो यूरोपियंस को समझ आ गई कि भारतीय अब कमजोर हैं,
अब भारतीय जो है वो हमसे पिच बैटल्स, आमने सामने का युद्ध जो है वो नहीं लड़ सकते। दैट मीन्स अब हम धीरे धीरे पॉलिटिकल एक्सपेंशन कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। लेकिन यहां पर देखने वाली बात यह है कि कौन कहां पर पॉलिटिकल एक्सपेंशन करने में ज्यादा इंटरेस्ट दिखाता है। डुप्ले ने दक्षिण भारत को क्यों चूज किया और क्लाइव ने बंगाल को क्यों चूज किया, आगे हम इस सवाल का जवाब जो है वो ढूंढने में कोशिश करेंगे कि हमें इस सवाल का जवाब मिल जाए। उसके अलावा भारत में जितने भी अन्य क्या बोलते हैं यूरोपीय एक्सपेंशनिस्ट थे, उन सबको भी ये बात समझ आ गई थी कि अब वो भारत में आराम से ट्रेड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अब अगर युद्ध छिड़ता है तो वो कामयाब रहेंगे जीतने में। सबके अंदर ये कॉन्फिडेंस आ गया। सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस था ये फ्रेंच के अंदर, डुप्ले के अंदर। क्यों? क्योंकि डुप्ले ने आउट मनूवर किया था अंग्रेजों को हराने में कामयाब रहा और वो नेटिव फोर्सेस को भी हराने में कामयाब रहा। तो यहां पर बेसिकली जीत, वैसे तो फाइनली एरिया टेरिटोरियल एक्सपेंशन कोई पॉलिटिकल जीत नहीं हो पाई, लेकिन मोरल जीत जो है वो बहुत बड़े लेवल पर रही। किसके लिए? फ्रेंच के लिए, पहले कर्नाटिक युद्ध में। तो आइए अब देखते हैं सेकेंड कर्नाटिक वॉर को और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कारण थे जिस वजह से सेकेंड कर्नाटिक वॉर छिड़ी। आइए देखें, आइए बात करें सेकेंड कर्नाटिक वॉर की। तो सेकेंड कर्नाटिक वॉर भारत में क्यों छिड़ा? राइट, पहली कर्नाटिक वॉर क्यों छिड़ी? क्योंकि यूरोप में हुई। तो क्या सेकेंड कर्नाटिक वॉर का ओरिजिन भी यूरोप में छुपा था? नहीं, सेकेंड कर्नाटिक वॉर जो है वो भारत से ही शुरू हुई। राइट, कैसे हुई भारत से शुरू? डुप्ले का कॉन्फिडेंस बहुत ऊपर लेवल पे पहुंच गया था। डुप्ले को समझ आ गया था कि मैं अब अंग्रेजों से भी स्ट्रांग हूं, मैं भारतीय रूलर से भी स्ट्रांग हूं, तो क्यों ना अब मैं अपना पॉलिटिकल एक्सपेंशन करना शुरू करूं। तो ये युद्ध डुप्ले की तरफ से जो है वो शुरुआत हुई इस युद्ध की। कैसे हुई देखिएगा। डुप्ले ने सबसे पहले यह समझा कि भारत में क्या समस्याएं हैं और मैं उसको एक्सप्लॉइट कैसे कर सकता हूं। राइट, डुप्ले को पॉलिटिकल एक्सपेंशन करना है, दैट मीन्स उसको कोई बहाना चाहिए। ऐसे तो नहीं वो अचानक से जाकर किसी से भी युद्ध कर सकता है। राइट, कोई उसको पॉलिटिकल रीजन देना पड़ेगा कि क्यों युद्ध कर रहा है वो। तो वो पॉलिटिकल कारण ढूंढने की अब होड़ लगी और वो पॉलिटिकल कारण जो है वो उन्हें मिल गया भारत के शासकों के चरमराए हुए सिस्टम में। जैसे कि मैंने आपको पिछले सेशन में भी बताया था कि जो मुस्लिम शासन होता है उसमें किसी तरह का क्लियर रूल नहीं है कि सक्सेशन कौन करेगा, यानी कि अगर सक्सेसर मर जाए तो उसके बाद कौन शासन करेगा, इसका क्लियर रूल नहीं है। तो जो सक्सेसर्स होते हैं वो आपस में लड़कर जो है फैसला कर लेते हैं। दैट मीन्स द बैटल ऑफ सक्सेशंस वर इनएविटेबल। तो वही हुआ भी यहां पर। दक्षिण भारत की दो मुख्य बड़ी शक्तियां कर्नाटक और हैदराबाद, यानी कि जो दक्कन मुगल की रिमेन्स जो थी, यानी कि हैदराबाद का जो निजाम था, निजामियत थी या सूबेदारशिप थी हैदराबाद की, उसके क्लेमेंट्स थे। और दूसरा जो है वो कर्नाटक का नवाब कौन बनेगा, ये युद्ध था। तो कर्नाटक के नवाब दोस्त अली के जाने के बाद अनवर उद्दीन और उनके दोस्त अली के सन इन लॉ चंदा साहिब के बीच में जो है वो कॉन्फ्लिक्ट हुआ कि कौन गद्दी पर बैठेगा। दूसरी साइड नसीर जंग और मुजफ्फर जंग। असफ जाह के मरने के बाद 1748 में असफ जाह की मृत्यु हुई। उसके बाद मुजफ्फर जंग और नसीर जंग में ये आपस में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया कि अब हैदराबाद का सूबेदार कौन बनेगा या निजाम कौन बनेगा। इस कॉन्फ्लिक्ट का ब्रिटिशर्स और फ्रेंच ने भरपूर फायदा उठाया। वो वेट कर रहे थे कि भारत में ऐसा कुछ हो, यानी कि दक्षिण भारत में ऐसा कुछ हो जिस अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लॉइट कर सके। और अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लॉइट करना जो है वो दोनों ने शुरू किया। फ्रेंच ने साइड ली चंदा साहिब और मुजफ्फर जंग की, और दूसरी साइड अनवर उद्दीन और नासिर जंग की साइड ली ब्रिटिशर्स ने। तो यहां पर पहली बार भारत में जो भारत के नेटिव रूलर्स हैं उनके इंटरनल डिस्प्यूट में हस्तक्षेप करने की नीति जो है वो अपनाई, और सबसे पहले ये हस्तक्षेप करने की नीति अपनाई डुप्ले ने। सो ये सबसे पहले, वैसे बाद में अंग्रेजों ने एक्सप्लॉइट किया इस नीति को, लेकिन पायनियर भारत में किया डुप्ले ने इस नीति को। भारतीय नेटिव रूलर्स के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना सबसे पहले फ्रांसीसियों ने शुरू किया, और फ्रांसीसी गवर्नर जनरल डुप्ले जो है वो पायनियर रहे इस नीति के। तो ये है कारण सेकेंड कर्नाटिक वॉर के कि डुप्ले जो है वो पॉलिटिकल एक्सपेंशन करना चाहता था और वो कारण ढूंढ रहा था। और उसने कारण कहां ढूंढा? जो बैटल ऑफ एक्सेशन चलने वाली थी, शुरू होने वाली थी, जो बैटल ऑफ एक्सेशन, जो खींचतान चल रही थी हैदराबाद के निजाम, हैदराबाद की निजामियत के लिए और कर्नाटक की नवाबशिप के लिए, उन वहां पर जो है वो कौन जीतने वाली साइड में रहता है, कौन हारने वाली साइड में रहता है, ये देखना बाकी रह गया था बैटल्स के माध्यम से। लेकिन जो बहाना है वो डुप्ले को मिल चुका था,
और उस बहाने को एक्सप्लॉइट करने की पूरी इंटेंशन भी थी उसकी. सो दीज वर द कॉजेज ऑफ सेकेंड वॉर ऑफ कर्नाटिक्स एंड लेट अस सी व्हाट आर द इवेंट्स ऑफ सेकेंड कर्नाटिक वॉर. आगे बढ़ते हैं. आइए अब बात करते हैं सेकेंड कर्नाटिक वॉर के इवेंट क्या रहे. तो जैसे कि मैंने बोला कि डुप्ले का कॉन्फिडेंस जो है वो 7वें आसमान पर है. तो अब डुप्ले को प्ले करना है. डुप्ले को ये भी समझ आ गया है कि इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, तो डुप्ले के पास अब चॉइस है कि किसकी साइड वो ले. तो डुप्ले ने साइड ली उन पक्षों की जो क्लेम कर रहे थे अपना दावा. राइट. सो डुप्ले ने कर्नाटक में चंदा साहिब का साथ दिया और हैदराबाद के सूबेदारशिप के लिए मुजफ्फर जंग का. सो चंदा साहिब, मुजफ्फर जंग और डुप्ले की कंबाइंड फोर्सेस ने अंबर के मैदान में 3 अगस्त 1749 अंबर के मैदान में इनवाइट किया, या इस तरह कहा जाए कि चैलेंज किया उन्होंने अनवरुद्दीन को. और अनवरुद्दीन कौन है? कर्नाटक के नवाब, यानी कैपिटल का है उनकी आरकोट में. और वेल्लोर के नजदीक अंबर के मैदान में जो है वो ये युद्ध छिड़ा, जिसको बैटल ऑफ अंबर के नाम से भी जाना जाता है. सो जो कर्नाटिक वॉर हम पढ़ रहे हैं, ये कर्नाटिक वॉर्स में जो है वो एक ब्रैकेट है. कुछ सालों तक ये वॉर चली, छुटपुट झड़पें जो है वो जगह जगह हुई, लेकिन हर एक कर्नाटिक वॉर एक सिग्नेचर बैटल के नाम से जानी जाती है. सो फर्स्ट कर्नाटिक वॉर में जिस तरह हमने बैटल ऑफ सेंट थोम देखी, सेकंड कर्नाटिक वॉर में बैटल ऑफ अंबर देखेंगे हम, और थर्ड कर्नाटिक वॉर में हमें दिखेगी बैटल ऑफ वांडी वॉश. तो वो डिसीसिव बैटल रही. आगे आते हैं उस पर. लेकिन यहां पर बैटल ऑफ अंबर में कंबाइंड फोर्सेस ऑफ डुप्ले कर्नाटिक के लिए दावेदारी देते हुए चंदा साहिब और मुजफ्फर जंग, इनकी कंबाइंड फोर्सेस ने हरा दिया, इनफैक्ट एग्जीक्यूट कर दिया. अनवरुद्दीन को बैटलफील्ड में मार दिया गया और अनवरुद्दीन के लड़के को बैटलफील्ड से भागना पड़ा, मोहम्मद अली को. राइट. उसके ही अगले साल कुछ समय बाद जो है वो नसीर जंग को भी एग्जीक्यूट कर दिया गया, जो कि सूबेदार बनकर बैठा था आफ्टर असफ जाह. निजाम उल मुल्क के बाद हैदराबाद का सूबेदार बनकर बैठा था नसीर जंग, उसको भी अगले साल दिसंबर में एग्जीक्यूट कर दिया गया. छोटे मोटे झड़प में वो कहीं फंस गया और एक्सीडेंटल स्कर्मिश थी कहीं, और वहां पर उसकी मृत्यु हो गई. अब दोनों पोजीशंस खाली हो गई. अब दोनों पोजीशंस पे जिनको ब्रिटिश एड कर रहे थे वो दोनों खाली हो गई. दैट मीन्स अब वहां पर फ्रेंच बैठ सकते थे. तो मुजफ्फर फ्रेंच के सपोर्ट से जो कंटेस्टेंट्स हैं वो बैठ सकते थे वहां पे. दैट मीन्स मुजफ्फर जंग को अपॉइंट किया गया फ्रेंच की मदद से हैदराबाद की सूबेदारशिप में, और कर्नाटिक में अपॉइंट किया गया चंदा साहिब को. तो यहां पर जो पॉलिटिकल कंट्रोल है वो इन हाउस पॉलिटिकल कंट्रोल जो है वो फ्रेंच का एस्टेब्लिश हो गया. राइट. सो फ्रेंच के पास दोनों कर्नाटिक और हैदराबाद दोनों के पॉलिटिकल चाबी जो है वो फ्रेंच के हाथ में थी. सो जैसे ही मुजफ्फर जंग को हैदराबाद का निजाम बनाया गया, मुजफ्फर जंग ने खुशी में डुप्ले को कई उपहार दिए. बहुत सारा पैसा तो दिया ही, प्लस उसके साथ शक्ति दी उसने बहुत. उसने डुप्ले को दक्षिण भारत में कृष्णा नदी के दक्षिण का जितना भी मुगल टेरिटरी है उस सब का गवर्नर बनाया. इस चीज से अंग्रेज बहुत ज्यादा चिढ़ गए. प्लस सरकार के एरिया में काफी सारे परगने प्रोवाइड किए, क्योंकि सरकार जो है वो कोस्टल लाइन है और कोस्टल लाइन ही चाहिए थी, कोस्टल एरिया ही चाहिए था ट्रेड करने के लिए. किन्हें? फ्रेंच को. पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस तो आ गया था उनके पास. उसके अलावा चंदा साहिब को जो उन्होंने अपॉइंट किया है, चंदा साहिब के एरिया में तो पौंडीचेरी ऑलरेडी है, पौंडीचेरी के आसपास भी काफी सारे परगने जो है वो चंदा साहिब ने डुप्ले को गिफ्ट किए, यानी फ्रेंच को गिफ्ट किए. तो इस तरह फ्रेंच गवर्नर जनरल डुप्लेक्स की जो एस्पायरेशन थी कि वो एक पॉलिटिकल आधिपत्य जो है वो भारत में स्थापित करे, उसकी तरफ वो बढ़ रहा था. और अंग्रेज जो है वो बैठे बैठे खाली देख नहीं रहे थे. क्यों? क्योंकि मोहम्मद अली जो बैटलफील्ड से भागे थे उस दिन, वो त्रिचुनापल्ली जाकर उन्होंने शरण ली. और त्रिचुनापल्ली में अगर मोहम्मद अली जब तक जिंदा है, दैट मीन्स वो क्लेम कर सकते हैं कर्नाटक की नवाबशिप. चंदा साहिब को दैट मीन्स एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, या तो लिखवाना पड़ेगा मोहम्मद अली से कि वो नवाबशिप जो है वो अब चंदा साहिब को देते हैं, यानी कागजे कार्यवाही भी तो पूरी करनी है, कोर्ट को दिखाना भी तो है अपनी. राइट. सो दैट मीन्स या तो चंदा साहिब को मारना पड़ेगा मोहम्मद अली को, या तो उससे दस्तावेज चाहिए. तो त्रिचुनापल्ली का सीज डाला गया फ्रेंच द्वारा और चंदा साहिब की कंबाइंड फोर्सेस द्वारा, और काफी समय तक वो सीज चला. जब अंग्रेजों को लगा कि धीरे धीरे उनका जो सीज जो है वो फ्रेंच का बढ़ता जा रहा है और वो डिफेंस उनका कमजोर होता जा रहा है,
तो यहां पर आता है प्ले में एक बहुत खतरनाक खिलाड़ी जिसका नाम है रॉबर्ट क्लाइव, जो कि उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी का केवल एक क्लर्क था। यहां पर हमें ईस्ट इंडिया कंपनी के कामकाज और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के कामकाज है ना। वैसे जनरली जब हम ईस्ट इंडिया कंपनी बोलते हैं तो हमारे दिमाग में ब्रिटिशर्स ही आते हैं, लेकिन ब्रिटिशर ईस्ट इंडिया कंपनी अलग थी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी अलग थी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी अलग थी, पुर्तगीज ईस्ट इंडिया कंपनी अलग थी, राइट। सो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कामकाज फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी से अलग इसलिए थे क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन थी। इस तरह पुट किया जाए कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन थी एंड फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी एक गवर्नमेंट, एक स्टेट हैंडल्ड ऑर्गेनाइजेशन थी। तो जैसा कि आप समझते हैं आज भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो किस तरह एफिशिएंटली काम करती हैं, राइट, एज कंपेयर टू जो सरकारी डिपार्टमेंट होते हैं उनके। सरकारी डिपार्टमेंट को क्या चिंता है, उनको तनख्वाह आ रही है, वो बैठ के खा रहे हैं आराम से, राइट। तो वहां पर काम जो है वो रिलेटिवली स्लो होता है। और सरकारी जो दफ्तर होते हैं वहां पर नीचे तबके के लोगों की बातें जो है वो बड़े अफसर नहीं सुनते, लेकिन ऐसा जो है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में नहीं था। रॉबर्ट क्लाइव एक क्लर्क था, उसने एडवाइस दी सॉन्डर्स को। सॉन्डर्स वाज द गवर्नर ऑफ मद्रास एट दैट टाइम। उसने डायरेक्टली सॉन्डर्स को एडवाइस दी कि एक मेरे पास छोटी सी ट्रिक है, अगर आप एक्सपेरिमेंट करके देखें या मुझे दें एग्जीक्यूट करने का मौका तो मैं आपको करके दिखाऊं। सॉन्डर्स ने बोला बताइए। यहां पर सॉन्डर्स ने उसको बोलने का मौका दिया। रॉबर्ट क्लाइव ने बोला कि हमने त्रिचुनापल्ली में डिफेंस क्रिएट कर रखा है और चंदा साहिब आरकोट से आया है त्रिचुनापल्ली अपनी सेना को लेकर, क्यों ना हम ऐसा करें कि हमें ये डिफेंस कमजोर करना है, राइट। सो दैट मीन्स यहां से सेना को हटाना पड़ेगा। अगर हम आरकोट पे अटैक कर दें, कर्नाटक की कैपिटल जो कि चंदा साहिब की कैपिटल थी इस समय, अगर हम आरकोट पे अटैक कर दें तो चंदा साहिब का ध्यान बट जाएगा, उसको अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। दैट मीन्स वो जो सीज उसने डाला हुआ है वहां से सेना को निकालेगा और हम यहां पर जो है वो त्रिचुनापल्ली को कैप्चर कर लेंगे, क्योंकि फ्रेंच अकेले हैंडल नहीं कर पाएंगे, और हम त्रिचुनापल्ली से सीज जो है वो हटा देंगे इनका और मोहम्मद अली को बचा लेंगे। और ये स्कीम जो है वो बताई रॉबर्ट क्लाइव ने। सॉन्डर्स ने पूरी स्कीम सुनी। सॉन्डर्स ने बोला कि अगर तुमने सोच ही लिया तो करके भी दिखा दो, एग्जीक्यूट करके दिखा दो। सॉन्डर्स ने पूरा मौका दिया रॉबर्ट क्लाइव को। रॉबर्ट क्लाइव अपने साथ 210 यूरोपियन सैनिक और उसके अलावा कुछ भारतीय नेटिव सैनिक को लेकर बढ़ा और उसने आरकोट का घेरा डाला और आरकोट का जो मेन कैपिटल था, जो मेन कैपिटल एरिया था, उसको अपने कंट्रोल में ले लिया। चंदा साहिब के कैपिटल को, उसके किले को अपने कंट्रोल में ले लिया। ये खबर जब चंदा साहिब तक पहुंची तो चंदा साहिब हड़बड़ा गया और उसने वही किया, वो जाल में फंस गया अंग्रेजों के, वही किया जो अंग्रेजों ने एंटीसिपेट किया था कि वो करेगा। उसने त्रिचुनापल्ली से 4000 सैनिक जो है वो आरकोट की तरफ भेजे और त्रिचुनापल्ली में अंग्रेज जो फ्रेंच और चंदा साहिब की होल्ड है वो कमजोर हो गई। सैनिक उसने भेजे आरकोट की तरफ। आरकोट में 53 दिनों तक, एक फेमस सीज कहा जाता है इस चीज को, रॉबर्ट क्लाइव ने उन कुछ सैनिकों के जोर पर 53 दिनों तक सीज को कामयाब रखा, यानी उस पूरी सेना को एंगेज रखा, बिजी रखा। इतने में ब्रिटिशर्स ने धीरे धीरे त्रिचुनापल्ली में अपना पलड़ा जो है वो भारी करते गए और फाइनली जून 1752 में उन्होंने त्रिचुनापल्ली से फ्रेंच को सरेंडर करवा दिया। चंदा साहिब को जो है वो तंजौर के राजा से एग्जीक्यूट करवा दिया और यहां पर मोहम्मद अली आजाद हो गए और मोहम्मद अली को अपॉइंट कर दिया गया कर्नाटक का नवाब। तो यहां पर अंग्रेजों ने अपनी पोजीशन जो है वो बढ़ानी शुरू करी। किसकी मदद से? रॉबर्ट क्लाइव आ गए यहां पर प्ले में, ध्यान दीजिएगा। अभी तक हावी थे डुप्ले, अब गेम में रॉबर्ट क्लाइव आ गए। अब यहां पर रॉबर्ट क्लाइव ने एक और षड्यंत्र रचा है। वैसे बहुत सारे हिस्टोरियंस ने इस बात को डॉक्यूमेंट नहीं किया है, लेकिन कुछ हिस्टोरियंस ने इस बात को डॉक्यूमेंट किया है कि रॉबर्ट क्लाइव ने, क्योंकि जैसा कि मैंने बोला ना कि फ्रेंच ईस्ट इंडियन कंपनी जो है वो एक सरकारी कंपनी है, दैट मीन सरकारी कामकाज जो है वो रिश्वत देकर उसमें बाधा डाली जा सकती है एज कंपेयर टू जो प्राइवेट कामकाज होते हैं, उसमें आप इतना जो है वो टाइटली बाउंड होते हैं, वो वेल एडमिनिस्ट्रेड होते हैं एज कंपेयर टू स्टेट हेल्ड डिपार्टमेंट्स, राइट। सो ब्रिटिशर्स ने किसी तरह फ्रांस में रिश्वत दी जो डायरेक्टर्स बैठे हैं फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को, और वहां पर, और वैसे कई इतिहासकारों ने इस तरह डॉक्यूमेंट किया है कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के डायरेक्टर्स को रिश्वत दी गई और डुप्ले को वापस बुला लिया गया भारत से। और जो दूसरा पक्ष है वो ये बोलता है कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो फ्रांस में बैठी बैठी पूरी सिचुएशन का एडमिनिस्टर कर रही थी और वो खुश नहीं थी डुप्ले के स्टेप से कि डुप्ले जो है वो एग्रेसिव हुआ पहले और अब उसने हारना शुरू कर दिया,
राइट। और वो जो फ्रेंच नीति थी भारत के लिए उसके खिलाफ जा रहा था। फ्रेंच केवल भारत में ट्रेड करना चाह रहे थे और वो पॉलिटिकल एक्सपेंशन करना चाह रहे थे। दैट वाज हिज पर्सनल एम। वो क्योंकि वो सरकारी ऑर्गेनाइजेशन थी, फ्रांस से फैसले आ रहे थे सारे, कम्युनिकेशन गैप था। फ्रांस से केप ऑफ गुड होप से घूमकर साल भर में तो फैसला आएगा, तो कम्युनिकेशन गैप था साल भर का, देख रहे हैं आप। और ब्रिटिशर ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी की पूरी अथॉरिटी थी, पूरी ऑटोनॉमी थी, कुछ मर्जी करो आप, बस सालाना जो है वो पैसे देते रहा कीजिए, बाकी आप कुछ मर्जी करो भारत में, राइट। जो क्वीन का चार्टर है वो यही बोलता है 1600 का। तो इस तरह डुप्ले को वापस बुला लिया गया। डुप्ले के साथ षड्यंत्र हो गया बेचारे के साथ, डुप्ले को वापस बुला लिया गया और अंग्रेजों ने फ्रेंच ने नया गवर्नर अपॉइंट किया, गोदेहू। गोदेहू 1754 में अपॉइंट किए गए। 1755 में उन्होंने, जनवरी 1755 में एक प्रोविजनल ट्रीटी का ऐलान किया, इनवाइट किया अंग्रेजों को कि ये युद्ध जो है वो हम खत्म करते हैं और शांति से हम ट्रेड करने की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो एक प्रोविजनल ट्रीटी जो है वो पौंडीचेरी में साइन की गई अंग्रेजों और फ्रेंच द्वारा, और सेकेंड कार्नेटिक वॉर जो है वो इस तरह थम गया। तो सेकेंड कार्नेटिक वॉर के इवेंट में हमने देखा कि किस तरह जब तक डुप्ले मौजूद था उसने ब्रिटिशर्स को कमजोर करके रखा हुआ था, कंट्रोल करके रखा हुआ था। हैदराबाद में जो है वो पोजीशन अभी भी सॉलिडिफाइड है, भले ही कर्नाटक में जो है वो अपॉइंट हो गया वो ब्रिटिशर्स का बंदा, लेकिन हैदराबाद में अभी भी बस्सी है और हैदराबाद में अभी भी मुजफ्फर जंग है, राइट। मुजफ्फर जंग जिंदा रहे ना रहे उसके बाद जो भी आए, लेकिन बस्सी तो है वहां पे। बस्सी की जगह, बस्सी क्या है बेसिकली, बस्सी अभी फिलहाल एज ए रीजेंट है फ्रेंच वहां पर, उसकी जगह कोई और भी हो सकता है। दैट मीन्स फ्रेंच होल्ड है हैदराबाद में, राइट। आरकोट से हट गई, आरकोट में अपॉइंट हो गया ब्रिटिशर्स द्वारा अपॉइंटेड मोहम्मद अली। दैट मीन्स अब जो कर्नाटक का जो क्षेत्र है उस पर जो पॉलिटिकल कंट्रोल है वो अंग्रेजों का आ गया, और जो हैदराबाद का क्षेत्र है उसमें पॉलिटिकल कंट्रोल आ गया किसका, फ्रेंच का। तो शुरू में दोनों क्षेत्र में किसके पास था पॉलिटिकल कंट्रोल, फ्रेंच के पास था, और अब धीरे धीरे अंग्रेजों के पास शिफ्ट हो रहा है। सो दीज वर ऑल द इवेंट्स ऑफ द सेकेंड कर्नाटिक वॉर। अब हम बढ़ते हैं, एक कंक्लूजन प्रिपेयर करते हैं सेकेंड कर्नाटिक वॉर का, और हम देखते हैं कि सेकेंड कर्नाटिक वॉर के नतीजतन क्या क्या घटनाएं घटी और कैसे तीसरी कर्नाटिक वॉर आई, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। आइए देखते हैं, आइए प्रिपेयर करते हैं कंक्लूजन सेकेंड कर्नाटिक वॉर का। तो सेकेंड कर्नाटिक वॉर में हम देख सकते हैं कि जो पॉलिटिकल उसका इम्पैक्ट है वो ज़्यादा खास नहीं रहा, राइट। पहले शक्ति जो है वो, पहले शुरुआती दौर में शक्ति जो है वो फ्रेंच के पास आई, और फिर पॉलिटिकल कंट्रोल, आधा पॉलिटिकल कंट्रोल यानी कर्नाटक का अंग्रेजों के पास चला गया। लेकिन कोई कंक्लूजन क्रिएट नहीं हुआ कि कौन जीता और कौन हारा, राइट। अभी भी ये जो है वो खिंचा हुआ है मामला। दैट मीन्स अगला राउंड आने वाला है, पूरी तरह जो है वो मैटर सॉल्व नहीं हुआ। उसके अलावा हम ये बोल सकते हैं कि अंग्रेज जो हैं वो अपनी डिप्लोमेसी के चलते फ्रेंच पर भारी पड़े, और ईस्ट इंडिया कंपनी का जो स्मूथ फंक्शनिंग प्रोसीजर है, प्लस ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सेकंड लाइन के लीडर्स होते हैं, राइट, बड़े ओहदे नहीं, उसके छोटे ओहदे वाले जो व्यक्ति हैं उनकी बात भी सुनी जाती है ईस्ट इंडिया कंपनी में। ये बेहतरीन जो है वो क्वालिटी थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, और उनकी कामयाबी का एक कारण भी बना। क्यों? क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव ने उसके कर्नाटक युद्ध में जीत तो दिलाई ही उसने, लेकिन उसके बाद उसने जो जीत दिलाई बंगाल में, वो उसने रास्ता प्रशस्त किया भारत में एक पूरा पॉलिटिकल कंट्रोल लाने के लिए। क्योंकि बंगाल जो जीत कर दिया रॉबर्ट क्लाइव ने, बंगाल से इतनी धन की प्राप्ति हुई ईस्ट इंडिया कंपनी को कि वो उसके आगे आने वाले जितने भी युद्ध उन्होंने बहुत आसानी से जीते, राइट। सो बंगाल को कैसे एक्सेस किया अंग्रेजों ने, आगे हम देखते हैं अगले सेशन में। लेकिन यहां पर कंक्लूड करते हैं कि दक्षिण भारत में फ्रेंच जो है वो जमीन पे कामयाब थे, लेकिन जब तक डुप्ले मौजूद था, डुप्ले को वापस बुला लिया गया तो ब्रिटिशर्स का पलड़ा जो है वो भारी पड़ गया। सो दिस वाज द सेकेंड कर्नाटिक वॉर। आइए अब देखते हैं तीसरी और फाइनल कर्नाटिक वॉर के इवेंट्स को, और समझते हैं कि क्यों वो घटनाएं घटी, कैसे वो घटनाएं घटी, और फाइनली उसका कंक्लूजन क्या बनता है। सो थर्ड कर्नाटिक वॉर के कारण भी वैसे ही थे जैसे पहले कर्नाटिक वॉर के थे। उसका ओरिजिन जो है वो यूरोप में छुपा था। जैसा कि पहले कर्नाटिक वॉर यूरोप की ऑस्ट्रियन एक्सेशन वॉर की वजह से भारत में एक्सटेंड हो गया, उसी तरह यूरोप में 7 ईयर वॉर छिड़ने के बाद उसका एक्सटेंशन भारत में हमें देखने को मिला थर्ड कर्नाटिक वॉर के रूप में।
फ्रांस से काउंट डी लैली को भेजा गया एक कंसिडरेबल सेना के साथ भारत में फ्रेंच कंट्रोल बढ़ाने के लिए, और यह भी एक मुख्य कारण बना इस बैटल का, इन सीरीज ऑफ बैटल्स का। सो आइए अब देखते हैं कि क्या इवेंट्स घटे। काउंट डी लैली 1758 में भारत पहुंचते हैं, और भारत पहुंचते ही वो सबसे पहले फोर्ट सेंट डेविड को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि फोर्ट सेंट डेविड पर कंट्रोल जो है वो नहीं कर पाए थे। कौन? डुप्लेक्स जो है वो कंट्रोल नहीं कर पाए थे। तो डुप्ले की जो कमियां हैं उसको पूरी करने की कोशिश करी काउंट डी लैली ने। तो सबसे पहले उन्होंने अंग्रेजों के मन में भय बनाने के लिए फोर्ट सेंट डेविड को कंट्रोल में किया। उसके बाद उन्होंने तंजौर ने जो धोखा किया था, पहले तंजौर ने जो साइड बदल ली थी और चंदा साहिब को एग्जीक्यूट किया था, तो दूसरा उन्होंने तंजौर को जो है वो कैप्चर करने की कोशिश की, क्योंकि तंजौर से कुछ पैसा लेना बाकी भी रह गया था। तंजौर की तरफ से जो है वो थोड़ा अमाउंट ड्यू था फ्रेंच के लिए, तो तंजौर को कैप्चर करने की कोशिश की, लेकिन फेल हुए, वो तंजौर से जीत नहीं सके। उसके बाद काउंट डी लैली ने अपना ध्यान जो है वो मद्रास की तरफ बढ़ाया। काउंट डी लैली अग्रेसिव है, वो युद्ध लड़ने ही आए थे, राइट। वो युद्ध लड़ने के लिए ही उनको स्पेशली भेजा गया था भारत में। फ्रेंच की तरफ से शुरुआत थी युद्ध की भारत में। अगेन काउंट डी लैली ने मद्रास को कंट्रोल करने की कोशिश किया, लेकिन फ्रेंच एक चीज से जो है वो ठीक तरीके से परिचित नहीं थे कि इन द मीन वाइल 1757 में रॉबर्ट क्लाइव की मदद से अंग्रेजों ने बंगाल का जितना भी पॉलिटिकल स्फीयर है उस पर अपना कंट्रोल जमा लिया था। उन्होंने बंगाल के नवाब को अपने आगे झुका लिया है, और बंगाल की जितनी भी इमेंस वेल्थ है वो सारा पैसा जो है वो अब अंग्रेजों के पास है। दैट मीन्स अब अंग्रेज बड़े लेवल पर सेना जो है वो मूव कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास पैसा बहुत है। क्योंकि नेटिव सेना को भी मूव कर सकते हैं, वो हथियार खरीद सकते हैं नए, और जल्दी से जल्दी जो है वो रैपिडली सेना को मूव करने का उनके पास सामर्थ्य है इस समय। फ्रेंच इस चीज के लिए प्रिपेयर्ड नहीं थे। फ्रेंच जो है वो मोटिवेटेड थे, लेकिन उनके पास रिसोर्सेज नहीं थे मुकाबले के एज कंपेयर टू ब्रिटिश, और इसलिए वो यहां पर हार गए ब्रिटिशर से। क्यों? क्योंकि मद्रास पर घेरा डाला हुआ है काउंट डी लैली ने, लेकिन जब बंगाल से रीइंफोर्समेंट्स आ गई तो उनको मद्रास से घेरा हटाना पड़ा। अब मद्रास से घेरा हटाया उन्होंने, और फिर वापस जो है वो अब घेरा डालने के लिए उनके पास उतनी संख्या नहीं है एज कंपेयर टू ब्रिटिश, तो उन्होंने मदद मांगी। तो उनको याद आया कि बस्सी को अपॉइंट किया गया हैदराबाद में, हैदराबाद से बस्सी को मूव कर दिया गया। ये था उनका एक बहुत बड़ी गलती थी उनकी। क्यों थी गलती है? क्योंकि बस्सी जो है वो हैदराबाद में कंट्रोल करके बैठे थे, तो हैदराबाद में फ्रेंच जो है वो डोमिनेशन था थोड़ा। जैसे ही बस्सी को वहां से रिमूव किया गया, बस्सी जो है वो कर्नाटक के क्षेत्र में मूव किया उन्होंने, हैदराबाद से फ्रेंच कंट्रोल हट गया, और अंग्रेजों ने इस चीज का भरपूर फायदा उठाया। और जो सिरकार का एरिया है, सिरकार का जो एरिया, कोस्टल लाइन जो है, ईस्टर्न कोस्टल लाइन, उड़ीसा का जो एरिया है, उड़ीसा और फिर आंध्रा का जो एरिया, उस सब को जो है वो अंग्रेजों ने अपने कंट्रोल में ले लिया। और इस कोस्ट लाइन से लगता हुआ जो एरिया है, जो सी शोर्स हैं, या यहाँ का जो इंडियन वाटर्स है, वहां पर एक पिच नेवल बैटल हुई। पॉकॉक, एक ब्रिटिश नेवल ऑफिसर पॉकॉक और फ्रेंच नेवल ऑफिसर डीएक के बीच में। अब इन 3 पिच बैटल्स में डीएक को हारना पड़ा, और डीएक को रिटायर करना पड़ा, रिट्रीव करना पड़ा इंडियन वाटर से, और सारे अपनी पूरी नेवल फ्लीट को लेकर जो है वो डीएक निकल गया। सो दैट मीन्स जमीनी क्षेत्र में भी अंग्रेजों ने मात दे दी फ्रेंच को, समंदर में भी अंग्रेजों ने मात दे दी फ्रेंच को। अब पूरी तरीके से उनका जो कॉन्फिडेंस है वो तोड़ने की बारी थी, और वो कॉन्फिडेंस तोड़ा गया वांडी वॉश के मैदान में। 1760 में वांडी वॉश के मैदान में जो डिसिसिव बैटल लड़ी गई, राइट, अंग्रेजों की तरफ से सर आयरकूट और अंग्रेजों की तरफ फ्रेंच की तरफ से काउंट डी लैली, पिच बैटल हुई, और आयरकूट ने, ब्रिटिशर्स ने बहुत आसानी से फ्रेंच को हरा दिया, और फ्रेंच को अपने आप सामने जो है वो झुका लिया। अब यहां पर फ्रेंच की कहानी जो है वो ऑलमोस्ट खत्म हो गई थी। उनका पॉलिटिकल कंट्रोल छूट गया हैदराबाद से, पहले कर्नाटक से तो छूट ही गया था, अब हैदराबाद से भी छूट गया। जो सिरकार का एरिया था उनके पास, जहां से उनके पास पैसे आ रहे थे, वो भी छूट गया, राइट। मद्रास पर उनका कैप्चर था, वो भी हट गया। उसके बाद अब वांडी वॉश में हराने के बाद उनकी सेना भी कमजोर हो गई। अब लाइन से जितने भी व्यापारिक कोठियां हैं फ्रेंच की, उन सबको लूटने का काम किया अंग्रेजों ने। 1761 में पौंडीचेरी, उसके बाद लाइन से जिंजी, माही, कराईकल, जितनी भी इंपॉर्टेंट कोठियां हैं उन सबको लूटा। इससे फायदा क्या हुआ अंग्रेजों को कि फ्रेंच की जितना भी पैसे की सप्लाई है वो रोक दी उन्होंने। और फ्रांस से भारत में पहुंचने के लिए तो भी साल लगेगा उन्हें, या काफी लंबा समय लगेगा। दैट मीन्स अब भारत में फ्रेंच की पोजीशन जो है वो बहुत ज्यादा कमजोर है।
ऐसे ही लंबा समय बीतता गया, साल 2 साल बीता और फाइनली जो है वो जितना भी फ्रेंच कंट्रोल था भारत में उस सबको जो है वो अंग्रेजों ने ओवर पावर कर दिया। जस्ट बिकॉज क्यों? क्योंकि बंगाल अंग्रेजों के हाथ में आ गया था। बंगाल अंग्रेजों के कंट्रोल में था, इसीलिए अंग्रेजों के पास बहुत सारा पैसा था और अंग्रेज जो है वो बहुत आसानी से जीत गए थर्ड कर्नेटिक वॉर। सो अब उसके बाद 1763 में फ्रांस में भी हालत जो है वो खराब, यूरोप में भी हालत खराब होती गई फ्रांस की, और फाइनली 1763 में पेरिस में ट्रीटी कर ली गई और युद्ध पे विराम लगा दिया गया। और युद्ध पे विराम फ्रांस यूरोप में लगा तो भारत में भी लग गया, लेकिन भारत में पहले ही फैसला हो चुका था, भारत में फ्रेंच हार चुके थे। लेकिन फिर भी एज अ कर्टेसी जो है वो फ्रेंच को कुछ उनकी बची खुची जो है वो इज्जत वापस दे दी गई, पौंडीचेरी और कुछ उनके जो इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पोर्ट्स है या उनकी व्यापारिक कोठियां हैं वो वापस कर दी गई। लेकिन उनको एक सख्त घेरे में रखा गया कि वो सेना को अपॉइंट नहीं कर सकते, वो अपने उनके जितने भी व्यापारिक कोठियां हैं उसकी किलेबंदी नहीं कर सकते, और वो केवल एक कमर्शियल एंटिटी के रूप में अब भारत में रहेंगी, उससे ज्यादा अब वो कुछ नहीं है। सो दीज वर द होल इवेंट्स ऑफ थर्ड कर्नेटिक वॉर। आइए अब प्रिपेयर करते हैं एक कंक्लूजन थर्ड कर्नेटिक वॉर का और देखते हैं, और एक फाइनल कंक्लूजन भी प्रिपेयर करते हैं कि कर्नेटिक वॉर के माध्यम से फ्रेंच ने क्या लूज किया और ब्रिटिशर्स ने क्या गेन किया, और भारत के इतिहास में इन सारी घटनाओं की क्या जगह है। आइए बढ़ते हैं आगे। सो थर्ड कर्नेटिक वॉर के कंक्लूजन में ये कहा जा सकता है कि ये डिसिसिव रहा थर्ड कर्नेटिक वॉर। फाइनली में डिसीजन बन गया कि भारत में कौन जो है वो व्यापार करेगा और भारत में पॉलिटिकल कंट्रोल कौन करेगा। तो रिजल्ट बना कि ब्रिटिशर जो है वो भारत की एकमात्र यूरोपीय शक्ति होगी भारत में, जो भारत में पॉलिटिकल कंट्रोल अपना एक्सपेंड कर सकती है। और फ्रेंच का जो स्टेटस है वो केवल एक ट्रेडिंग कंपनी भर का रह गया। उनको पौंडीचेरी और चंद्रनगर जैसे कुछ इंपॉर्टेंट उनकी जो ट्रेडिंग कोठियां हैं, जो व्यापारिक कोठियां हैं, वो लौटा दी गई, लेकिन उनको मना किया गया कि आप इन पे किलेबंदी नहीं कर सकते, आप किसी तरह की सेना नहीं रख सकते, आप केवल व्यापार करेंगे, आपको हम व्यापार करने देंगे, व्यापार कीजिए, मुनाफा कमाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप पॉलिटिकल एस्पायरेशंस लेके अब मत बैठिएगा। सो एक तो ये फैसला हुआ थर्ड कर्नेटिक वॉर से। और इनफैक्ट अगर बोला जाए कि पूरा जो सिनेरियो रहा ये, उस पूरी कर्नेटिक वॉर का कंक्लूजन ये निकलता है कि फाइनली एक धीरे धीरे प्रोसेस से, जैसे कि मैंने आपको बोला कि अंग्रेज धीरे धीरे करके एलिमिनेट करते हैं किसी को भी, एक प्रोसेस, पूरा एक प्रोसेस है उनका, वो जल्दबाजी नहीं करते। ये बेहतरीन क्वालिटी है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, या जनरली देखा जाए ब्रिटिशर्स की, कि वो स्ट्रेटजी से चलते हैं। वो एक प्रोग्रेसिव स्ट्रेटजी होती है उनकी, और एक पूरे तरीके से धीरे धीरे एलिमिनेट करते हैं अपने दुश्मनों को। आगे हम देखेंगे सारे दुश्मन, ब्रिटिशर्स के जो दुश्मन थे, उन्होंने कैसे उनको एलिमिनेट किया और कैसे प्रोग्रेस की अपनी पॉलिटिकल एक्सपेंशन की। भारत में भारतीयों द्वारा बिल्कुल बहुत कम रेजिस्टेंस जो है वो दिया गया अंग्रेजों को। क्यों? क्योंकि सेंट्रल अथॉरिटी जो है वो क्रम्बल हो चुकी थी। जब तक मुगल मजबूत थे अंग्रेज कुछ नहीं कर सके। अंग्रेजों ने एक बार कोशिश करके देखी और शाइस्ता खान ने उनको धूल चटाई। तो अंग्रेजों को पता था, अंग्रेज वेट कर रहे थे कि जब सेंटर कमजोर होगा उसके बाद हम एक्सपेंशन करना शुरू करेंगे। और नादिर शाह के इन्वेजन ने उनको ये बात साफ साफ जता भी दी कि सेंटर अब कमजोर है, अब एक्सपेंड करना शुरू करो। तो अब फाइनली उनका जो एकमात्र दुश्मन बचा था भारत में, यूरोपीय दुश्मन फ्रेंच, उनको उन्होंने एग्जीक्यूट किया भारत से। और भारत पे अब एक छत्र पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कंट्रोल जो है वो क्रिएट हो सका अंग्रेजों का। तो हम इस तरह भी कह सकते हैं कि फ्रेंच जब भारत से गए, या फ्रेंच की हार की वजह से भारत जो है वो पॉलिटिकल स्लेवरी की तरफ बढ़ा। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों ने भारतीयों को राजनीतिक गुलाम ही तो बनाया था। जितने भी भारतीय राजा हैं उन सबको अंग्रेजों ने धीरे धीरे कमजोर किया और अपने कंट्रोल में लाए। भारत का जितना भी बाजार है अंग्रेजों ने नष्ट किया। भारत का जितना भी व्यापार है, भारत से जितने भी प्रोड्यूस है, राइट, वो पहले अंग्रेज खरीदते थे और फिर वो एक्सपोर्ट करते थे। भले ही कम दाम पे खरीदते हो और ज्यादा दाम पे एक्सपोर्ट करते हो, लेकिन स्टिल उनको खरीदना पड़ता था और वहां के रूलर्स को टोल या टैक्स देना पड़ता था। लेकिन पॉलिटिकल कंट्रोल का फायदा क्या था कि अब उनको कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं है, उनको सीधा हथियार लेना है। जो भी प्रोड्यूस हो रहा है वो हथियार लेना है उन्हें और उसको एक्सपोर्ट करना है।
पहले उन्होंने एक्सपोर्ट करने की नीति अपनाई और फिर धीरे धीरे पहले प्रोड्यूस्ड सामान की एक्सपोर्ट करने की नीति अपनाई और फिर धीरे धीरे कच्चे सामान की एक्सपोर्ट करने की नीति अपनाई और कच्चे सामान को प्रोड्यूस किया यूरोप में और अमेरिका में और फिर लाकर भारत में उसको बेचा। तो ये इकोनॉमिक कॉलोनाइजेशन का फेज है। हम आगे आने वाले सेशंस में समझेंगे कि किस तरह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत का इकोनॉमिक कॉलोनाइजेशन किया। लेकिन अभी फिलहाल हम पॉलिटिकल एक्सपेंशन के बारे में समझ रहे हैं, जिसमें हमने सबसे पहले कर्नाटिक वॉर्स को समझा कि किस तरह कर्नाटिक वॉर के माध्यम से दक्षिण भारत में दो बड़ी जो शक्तियां हैं कर्नाटक और हैदराबाद, इन दोनों को कैसे अपने कंट्रोल में लिया। फिर उसके बाद आने वाले सेशंस में हम देखेंगे किस तरह एक्सपेंशन जो है वो मराठों की तरफ बढ़ाया। इसके बाद ध्यान जो है वो बंगाल की तरफ ले गए अंग्रेज, बंगाल वो कंट्रोल में लिया। फिर बंगाल के बाद जो है वो उत्तर भारत की तरफ और मराठों की तरफ ध्यान दिया, धीरे धीरे मैसूर को कंट्रोल में लाए, राइट। और फिर जितनी भी बड़ी शक्तियां थी इवेंचुअली सबको कंट्रोल में लाया गया, चाहे वो हैदराबाद है, कर्नाटक है, मैसूर है, मराठे हैं, सिख हैं, जाट हैं, राजपूत हैं और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में अफगान हैं। उसके अलावा नेपाल से लड़ाई, बर्मा से लड़ाई। तो कंसोलिडेशन का जो प्रोसेस है पूरा, वो हम आगे आने वाले सेशंस में समझेंगे, राइट। सो अभी फिलहाल हमने कर्नाटिक वॉर को कंक्लूड किया कि भारत में इकोनॉमिक और पॉलिटिकल मोनोपोलाइजेशन करने के लिए अंग्रेजों को अपना कंपटीशन खत्म करना था, इसलिए उनको फ्रेंच से युद्ध लड़ने पड़े और वही है आपकी कर्नाटिक वॉर्स। तो आइए अब बढ़ते हैं किस तरह बंगाल पर अधिकार जमाया अंग्रेजों ने और देखते हैं कि किस तरह दो बैटल्स के माध्यम से बंगाल, बिहार, उड़ीसा और या बोला जाए कि जो ईस्ट का जो ट्रेड है भारत का, उस पर कंट्रोल किया अंग्रेजों ने। क्यों? क्योंकि एक ऐसा समय था कि एशिया से आने वाले कुल ट्रेड का 60% ट्रेड जो यूरोप में आता था वो केवल बंगाल से आता था। सो बंगाल वॉज द वेरी हब, बंगाल जो है वो बहुत बड़ा हब था ट्रेड का। चाइना से आने वाला जितना भी ट्रेड है वो बंगाल में आता था, राइट। जो गोल्डन लैंड है साउथ ईस्ट एशिया से, जितना भी वहां का जितना भी प्रोड्यूस है वो पहले बंगाल में आता था, बंगाल में प्रोसेस होता था और फिर ईस्ट इंडिया कंपनी समुद्री मार्ग से उसे यूरोप ले जाती थी। और जमीनी मार्ग से वो पहले से ही, जमीनी मार्ग से वो बहुत समय से ही, इनफैक्ट लगभग 1000-2000 साल से ही वो कनेक्टेड था, जो मिडल ईस्ट है या जो सेंट्रल एशिया है, सेंट्रल एशिया के रास्ते यूरोप से। तो अंग्रेजों ने या यूरोपियों ने नया इनोवेशन क्या किया, उन्होंने समुद्री रास्ता ढूंढ लिया यही काम करने के लिए। तो खैर एक्सपेंशन कैसे किया, समुद्री रास्ता कैसे ढूंढा, वो एक अलग सेशन में समझेंगे। आज हम समझते हैं कि पॉलिटिकल एक्सपेंशन कैसे हुआ ब्रिटिशर्स का बंगाल में। अब तो आइए देखते हैं बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर के माध्यम से कैसे पॉलिटिकल एक्सपेंशन किया गया। 1757 की प्लासी की लड़ाई को अंग्रेजों के इतिहासकारों ने डॉक्यूमेंट किया है कि 1757 के बाद भारत ने मॉडर्न टाइम्स में कदम रखा। और भारतीय इतिहासकार ये कहते हैं कि औरंगजेब के डिक्लाइन के बाद भारत ने मॉडर्न टाइम में जो है वो कदम रखा है। तो ये इतिहासकारों की जो पर्सपेक्टिव्स हैं, उनकी जो धारणाएं हैं, उसमें ये अभी भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। लेकिन मॉडर्न टाइम्स कब शुरू हुआ है इसके लिए अभी क्लैरिटी नहीं है। लेकिन यह कहना बिल्कुल गलत होगा कि बैटल ऑफ प्लासी की इंपॉर्टेंस जो है वो नहीं है भारत को मॉडर्न टाइम्स में लाने के लिए। क्योंकि अंग्रेजों के हिसाब से मॉडर्न टाइम्स क्या है भारत के लिए, कि जब अंग्रेजों के शासन का विस्तार हुआ और वो टेक्निकल एडवांसमेंट लेके आए भारत में, एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन लेके आए भारत में, और उन्होंने पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को यूनिफाई किया। क्योंकि अगर आप थ्रू आउट इतिहास देखेंगे तो जिस तरह का यूनिफिकेशन अंग्रेजों ने भारतीयों को दिया, उस तरह का भारतीय कोई भी शासक नहीं क्रिएट कर पाया। भले ही वो अशोक हो, चंद्रगुप्त हो, या उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी हो, या मोहम्मद बिन तुगलक हो, अकबर हो, कोई भी भारतीय शासक उतना बड़ा शासन जो है वो क्रिएट नहीं कर सका जितना अंग्रेज फ्रॉम अफगानिस्तान टू कन्याकुमारी और उधर ईस्ट में थ्रू आउट बर्मा की बाउंड्री तक जो है वो जितने भी फिजिकल बॉर्डर्स हैं इंडिया के, जो भी फिजिकल बॉर्डर है इंडिया के, वो पूरा जो है वो कवर करके दिया अंग्रेजों ने। और उस पर ही भारतीय नेताओं ने फिर धीरे धीरे अपना नेशनल मूवमेंट चलाया और फिर भारत को आजाद किया। तो खैर नेशनल मूवमेंट हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन बैटल ऑफ प्लासी से अंग्रेजों ने बोला कि उस चीज की हमने शुरुआत करके दी। अदरवाइज अंग्रेजों ने ऐसा कहा कि हमने बैटल ऑफ प्लासी से पूरे भारतीय उपमहाद्वीप के यूनिफिकेशन की शुरुआत करके दी तुम्हें, अदरवाइज तुम तो बटे हुए थे छोटे छोटे टुकड़ों में। अगर हम नहीं करते तो कभी भी भारतवर्ष जो है वो नहीं बन पाता।
ये कथन जो है वो पूरी तरह गलत भी नहीं है, क्योंकि अगर हम भारत के इतिहास को स्टडी करें तो जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि फ्यूडलिज्म कम्स नेचुरल टू इंडिया। भारत जो है वो नेचुरल मतलब कुदरती तरीके से भारत एक सामंतवाद देश में बट जाता है और छोटी छोटी डिसयूनिटी, डिसइंटीग्रेशन या डिसेंट्रलाइजेशन जो है वो भारत में बहुत आसानी से हो जाता है। और वो सेंट्रलाइजेशन अंग्रेजों ने करके दिया और उसका स्टेपिंग स्टोन वो मानते हैं प्लासी की लड़ाई को 1757। तो आइए देखते हैं कि क्या कारण रहे जिनकी वजह से प्लासी की लड़ाई लड़ी गई। जो इमीडिएट कारण है वो ये है, और दीर्घकालीन कारण क्या है कि अंग्रेज चाहते थे कि पॉलिटिकल कंट्रोल जो है वो शुरू हो, और ये रॉबर्ट क्लाइव की सोच थी कि बंगाल से हम शुरू करना चाहिए हमें पॉलिटिकल कंट्रोल। क्यों? क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव को ये बात बिल्कुल क्लियर थी कि गुजरात तो हम आज नहीं तो कल कंट्रोल में कर लेंगे, और गुजरात के आसपास बैठे हैं राजपूत और मराठे, वो है फाइटिंग ट्राइब्स, राइट, लड़ाकू ट्राइब्स है। उनको अगर अब हम अभी एंगेज करेंगे तो हमें वो परास्त कर देंगे, तो उनको अभी छेड़ने का कोई फायदा नहीं है। पहले हम ऐसी जगह से शुरू करें जहां पर हमें सबसे पहले तो पैसा मिले बहुत। दक्षिण भारत के मुकाबले बंगाल में ट्रेड ज्यादा था, ज्यादा बड़ा था, तो बंगाल को कंट्रोल में लाना जो है वो एक बहुत नेचुरल सी सिलेक्शन रही रॉबर्ट क्लाइव के लिए। तो रॉबर्ट क्लाइव ने सबसे पहला डिसाइड यही किया कि बंगाल के ऊपर पॉलिटिकल अधिकरण लाएंगे हम, और फिर बंगाल के रास्ते धीरे धीरे मद्रास को कंट्रोल करेंगे पूरा का पूरा, और फिर नॉर्थ इंडिया की तरफ मूव करेंगे, और फिर नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर को सिक्योर करेंगे, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर बहुत जरूरी है, क्योंकि वहीं से जो है वो इन्वेजन होता है। समंदर तो है ही अंग्रेजों के कंट्रोल में, राइट, क्योंकि कोस्ट लाइन अंग्रेजों के कंट्रोल में है पूरी। और फिर उसके बाद हम घेरेंगे मराठों को, या जो वॉरियर ट्राइब्स हैं बीच में, है ना, दक्कन की जो वॉरियर ट्राइब्स हैं, या गुजरात और राजस्थान में जो वॉरियर ट्राइब्स हैं, उसके बाद उनको सबड्यू किया जाएगा जब भारत के अन्य इलाकों में पूरी तरीके से पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कंट्रोल होगा। सो दिस वाज द विजन ऑफ रॉबर्ट क्लाइव फॉर ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि अंग्रेजों ने किया भी उसके बाद। लेकिन बैटल ऑफ प्लासी के इमीडिएट कारण क्या बने कि जब 1756 में अली वर्दी खान की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बनकर बैठे, तो जैसे कि मैंने बोला कि किसी तरह की एक्सेशन का क्लियर रूल नहीं है, तो जब सिराजुद्दौला गद्दी पर बैठे तो गद्दी पर बैठने पर उनके दुश्मन ऑलरेडी मौजूद थे। क्यों? क्योंकि वो लड़ झगड़ कर बैठे थे। सो उनकी रिश्तेदारी में, उनकी नोबिलिटी में ही दुश्मन मौजूद थे, और एक दुश्मन अंग्रेज था। दैट मीन्स उनकी नोबिलिटी जो है वो अंग्रेजों से मिलकर उनके खिलाफ कंस्पायर कर सकती थी बहुत आसानी से, उनको ये ऑलरेडी अंदाजा था। दैट मीन्स उनके पास सबसे पहली प्रॉब्लम क्या थी कि अपनी नोबिलिटी को कंट्रोल में लाया जाए, राइट। तो नोबिलिटी, जैसा कि सिराजुद्दौला का डर था वैसा हुआ ही, नोबिलिटी जो है वो उनके जो खिलाफ थे, उनके जो दुश्मन थे, वो अंग्रेजों से जाकर मिल गए। ठीक है, कृष्णदास सन ऑफ राज वल्लभ, जो कि बहुत बड़ा सम जो है वो राजकोष का बंगाल का लेकर भाग के अंग्रेजों के पास चला गया, कुछ हिस्सा उसने अंग्रेजों को दिया और अंग्रेजों की गोद में जाकर, अंग्रेजों की प्रोटेक्शन में जाकर वो बैठ गया। सिराजुद्दौला इस चीज से भड़क गया। अब सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों को कमांड किया कि आपने जो मेरा पॉलिटिकल रेफ्यूज दिया है, मेरे पॉलिटिकल क्रिमिनल को आपने जो रेफ्यूज दिया है उसको आप आजाद करो। अंग्रेजों ने मना कर दिया, ऐसे कैसे आजाद कर दे, हमारे पास हेल्प मांगने आया है वो। एक तो ये कारण बना युद्ध का कि अब जो है वो युद्ध करके उनको अपनी जगह पर लाना था। क्यों? क्योंकि नवाब का अपमान किया था अंग्रेजों ने, नवाब की आज्ञा को ना मानकर, उल्लंघन कर आज्ञा का। सिर्फ एक आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया था, नवाब ने अंग्रेजों को बोला था और फ्रेंच को भी बोला था कि आप अपने व्यापारिक कोठियों की फोर्टिफिकेशन ना करें। क्यों? क्योंकि अभी एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल का फाइनल रिजल्ट नहीं आया है, अभी सेकंड के बाद थर्ड बैटल होनी बाकी है, थर्ड वॉर होनी बाकी थी, राइट। सो थर्ड वॉर में चंद्रनगर वाज द फैक्ट्री ऑफ फ्रेंच एंड कलकत्ता वाज द फैक्ट्री ऑफ ब्रिटिश। तो दोनों ने अपनी फोर्टिफिकेशंस करी। नवाब ने बोला कि फोर्टिफिकेशंस गिरा दो, चंद्रनगर ने मान ली, यानी फ्रेंच ने मान ली, ब्रिटिशर्स ने नहीं गिराई। तो यहां पर नवाब को विवश होकर ब्रिटिशर्स को उनकी जगह दिखाने के लिए मूव करना पड़ा और उन्होंने कासिम बाजार और फोर्ट विलियम्स को अपने कंट्रोल में ले लिया। अब इस बात से जो दक्षिण भारत में ब्रिटिशर्स ने जो जीत करी थी अभी फ्रेंच पे, उससे वो उत्साहित थे उस जीत से। तो अभी अंग्रेजों को यह बात जमी नहीं कि ऐसे कैसे उन्होंने हमारी फैक्ट्री को कर लिया, और वो भी बंगाल की, इतना ज्यादा प्रॉफिट देने वाली, हम अभी छुड़वा के आते हैं। सो रॉबर्ट क्लाइव जो नायक थे दक्षिण भारत में जीत के, उनको जो है वो डेप्यूट किया गया बंगाल की सिचुएशन को ठीक करने के लिए। तो आगे हम इवेंट्स में समझेंगे कैसे, लेकिन अभी हम कारण समझ रहे हैं। सो एक कारण यह भी था कि कासिम बाजार और जो फोर्ट विलियम्स है उस पर जो नवाब ने कंट्रोल कर लिया, उससे अंग्रेज जो है वो भड़क गए और एक बैटल जो है वो इनएविटेबल हो गई।
फिर उसके बाद एक घटना और घटी, नवाब को एक बहुत शर्मनाक ट्रीटी पर साइन करना पड़ा और उस ट्रीटी से नवाब जो है वो बाहर निकलना चाहते थे, राइट। सो दीज वर द इमीडिएट कॉजेज ऑफ द बैटल ऑफ प्लासी। और दीर्घकालीन कारण, यानी जो पीछे से प्लान करा था अंग्रेजों ने कि पॉलिटिकल कंट्रोल लाना है, तो अंग्रेज बहाना ढूंढ रहे थे। जैसे डुप्ले ने कर्नाटिक वॉर में बहाना ढूंढा कि भारतीय जो है वो आपस में लड़े और उस बहाने को हम यूज करें अपने पॉलिटिकल मुद्दों को, मतलब अपने पॉलिटिकल मोटिवेशंस को फीड करने के लिए। वैसा ही सेम बंगाल में था। अंग्रेज तो बहाना ढूंढ रहे थे कि कोई कारण मिले उनको युद्ध लड़ने का, और वो कारण जो है वो किसने दिया? नवाब सिराजुद्दौला ने। और उस कारण को एक्सप्लॉइट करने का मौका अंग्रेजों ने किसको दिया? कर्नाटिक के विक्टर रॉबर्ट क्लाइव को। कर्नल का औहदा उनको दे दिया। और अब रॉबर्ट क्लाइव जो है वो एडमिरल वाटसन के साथ बंगाल की तरफ रवाना होते हैं। और आइए देखते हैं आगे की घटनाओं को। आइए अब समझते हैं प्लासी की बैटल की घटनाओं को। जैसे कि मैंने आपको बोला कि प्लासी की बैटल की घटना शुरुआत कहां से हुई है, क्यों लड़ाई लड़ी गई? क्योंकि सिराजुद्दौला जो है वो एक इनएक्सपीरियंस्ड नवाब था और थोड़ा गुस्सैल था। जल्दबाजी में उसने फैसला लिया। फैसला क्या लिया उसने? कि अंग्रेजों को एंगेज करे। उनकी कासिम बाजार की फैक्ट्री पर कब्जा किया उसने। और फिर उसके बाद उसने फोर्ट विलियम में जून 1756 उसने फोर्ट विलियम अपने कंट्रोल में कर लिया। और दूसरी सबसे बड़ी, पहली तो उसने कंट्रोल में किया, दूसरी बड़ी गलती करी कि वहां पर मानिक चंद को बिठाया उसने। एक सिविलियन अफसर था मानिक चंद, वॉज नॉट अ मिलिट्री अफसर। आप एक मिलिट्री पोस्ट में एक सिविलियन बंदे को बिठा के जा रहे हो और एक्सपेक्ट कर रहे हो वो लॉयल्टी देगा आपको, तो ये बहुत बड़ी गलती थी सिराजुद्दौला की। तो जैसे कि मैंने कहा, सिराजुद्दौला वॉज इनएक्सपीरियंस्ड, हॉट हेडेड, बहुत गर्म बुद्धि का इंसान था। मानिक चंद को बिठाकर खुद वो वापस कैपिटल अपनी मुर्शिदाबाद चला गया। मानिक चंद वहां बैठे हैं। अब यहां पर घटी ब्लैक होल की घटना, इतिहास में काफी फेमस हुई और उस समय काफी चर्चा में रही। ब्लैक होल की घटना घटी यहां पर। ब्लैक होल की घटना ये थी कि जो फोर्ट विलियम्स है, वैसे जहां पर कहीं भी अगर कोई व्यक्ति युद्ध जीतता है या कहीं कब्जा करता है कोई भी सेना, तो प्रिजनर्स रखे जाते हैं वॉर के, और प्रिजनर्स को जो है वो प्रिजन में रखा जाएगा, सेल में रखा जाएगा। तो वही काम फोर्ट विलियम्स में हुआ। फोर्ट विलियम्स में जो अंग्रेज थे, जो फोर्ट विलियम के मौजूद थे, राइट, चाहे वो महिलाएं हो, बच्चे हो, वहां के जितने भी अंग्रेज थे, उनको एक 18 फीट बाय 14 फीट की एक कोठरी के अंदर बंद कर दिया गया, और जिसमें एक छोटी सी खिड़की थी, राइट। और उसमें लगभग बोला यह जाता है कि 146 लोगों को उसके अंदर बंद किया गया था। और अगले दिन जब 20 जून को सुबह वो कोठरी खोली गई, तो केवल 23 व्यक्ति जो है वो जिंदा बचे। वो 23 व्यक्ति कैसे जिंदा बचे? जो खिड़की के नजदीक थे, जिनको थोड़ी बहुत हवा आ गई, क्योंकि अंदर जो है वो इतनी गर्मी हो गई होगी कमरे में। आप खुद सोच के देखिए, 18 फीट बाय 14 फीट का कमरा है, 150 के लगभग उसके अंदर लोग हैं, तो कितनी ज्यादा गर्मी और कितनी ज्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस हो जाएगी, कितना सफोकेशन हो जाएगा वहां पे। तो बहुत सारे लोग मर गए। और फिर जो है वो अगले दिन ये जब सेल खोला गया तो लगभग 23 व्यक्ति जो है वो जिंदा बचे। अब ये सारी कहानी किसने ऑथर करी है? तो J.Z. हॉलवेल नाम का एक सर्वाइवर है ब्लैक होल की घटना का। उसने सबको ये बात बताई कि ऐसे ऐसे करके हमारे साथ घटना घटी। अब यहां पर अंग्रेजों ने इस बात को बना दिया प्रोपेगेंडा नवाब के खिलाफ, जबकि नवाब वहां पर मौजूद थे ही नहीं। नवाब के जो सबॉर्डिनेट्स थे उन्होंने कैद करने के लिए हुक्म दिया था, और कैद करना स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, युद्ध का चलता आ रहा है। लेकिन कोठरे के अंदर बंद किया और सफोकेट होकर लोग मर गए, बच्चे और औरतों की जान गई इस तरह, क्योंकि प्रिजनर जो होते हैं वॉर के, उनको मारना जो है वो क्रुएलिटी समझी जाती है। अब प्रिजनर ऑफ वॉर को अगर आप स्लेव की तरह ट्रीट करें तो वो प्रैक्टिस में था, लेकिन मार देना जो है वो एक क्रुएलिटी है। और ये क्रुएलिटी जो है वो अंग्रेजों ने इस चीज को प्रोपेगेंडा बनाया, और अपने अंग्रेज लोगों को या अंग्रेजी सहायता और मिल जाए उन्हें, उसको मोटिवेशन की तरह यूज करना उन्होंने शुरू किया। तो नवाब को यहां पर बदनाम करना शुरू कर दिया, जबकि नवाब की यहां पर क्लियर गलती नहीं थी। नवाब की गलती यह थी कि उसने उस व्यक्ति को पनिश नहीं किया जिसने काल कोठरी में डालने का ऑर्डर दिया। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं, राइट। ये खबर मद्रास पहुंची। मद्रास में जो गवर्नर बैठे थे उन्होंने तैयार किया, रॉबर्ट क्लाइव को बोला कि जाओ, जो जलवा तुमने यहां दिखाया है बंगाल में दिखा के आओ। रॉबर्ट क्लाइव पूरे उत्साह से, उनको कर्नल का दर्जा दे दिया गया था अभी तक। रॉबर्ट क्लाइव के साथ उनके नेवी अफसर एडमिरल वाटसन को भेजा गया। रॉबर्ट क्लाइव और एडमिरल वाटसन जो है वो पहुंचते हैं
बंगाल, और बंगाल में आते ही उन्होंने 14 दिसंबर 1756 में कैप्चर कर लिया वापस, फोर्ट विलियम्स ले लिया वापस। और कैसे कैप्चर किया? जैसे कि मैंने बोला था, मानिक चंद को बिठाया था वहां पे, और मानिक चंद एक सिविलियन बंदा। जैसे ही अंग्रेजों ने घेरा डाला, अंग्रेजों ने मानिक चंद को बोला कि देखो घेरा तोड़ दो, हमारी बात मान लो, नहीं तो जान से जाओगे। मानिक चंद बात समझ गया कि यहां पर जान देने का कोई मतलब नहीं है। फिर अंग्रेजों ने उसको ब्राइब भी किया, अंग्रेजों ने बोला कि लो पैसे भी ले लो कुछ। मानिक चंद समझ गया कि ये तो बहुत अच्छी डील है, जान भी बच रही है, पैसे भी मिल रहे हैं, तो ये डील एक्सेप्ट कर लेते हैं। मानिक चंद ने फोर्ट विलियम्स दे दिया रॉबर्ट क्लाइव को। जैसे ही फोर्ट विलियम्स रॉबर्ट क्लाइव के कंट्रोल में आया, उसने इतनी बेहतरीन घेरेबंदी करी कि लाइन से वो अब जीतता गया सारा एरिया। उसके बाद उसने सबसे पहले फरवरी क्या बोलते हैं 1757 को आसपास का सारा एरिया जीत लिया, और मुर्शिदाबाद में नवाब को मजबूर किया कि वो अलीनगर आए और एक ट्रीटी साइन करें अंग्रेजों के साथ। क्यों? क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव अपने साथ इतनी बड़ी संख्या और सैनिकों का इतना मोटिवेशन लेकर आया था कि नवाब को लग गया था पता कि अगर अभी मैं एक पिच बैटल इसके साथ करूंगा तो हार जाऊंगा। प्रिपेयर्ड नहीं थे नवाब, तो नवाब को यहां पर अलीगढ़ की ट्रीटी जो है वो साइन करनी पड़ गई, जिसमें उनको लिखना पड़ गया कि वो सारे जो है वो ट्रेडिंग राइट्स दे देंगे अंग्रेजों को। अंग्रेज जो है वो जैसा मर्जी चाहे वैसा दस्तक का उपयोग करें, तो वो सारे ट्रेडिंग राइट्स जो है वो दे दिए गए थे। एक और ये युद्ध का कारण ये दस्तक का दुरुपयोग भी था, क्योंकि फारूक सियार ने 1717 में अंग्रेजों को स्पेशल ट्रेडिंग राइट्स दिए थे बंगाल में ट्रेड करने के लिए, और अंग्रेजों के पास ये राइट मिल गया था आगे अंग्रेजों के पास कि वो दस्तक को फर्दर आगे किसी को भी बेच सकते हैं। तो अंग्रेज दस्तक को बेचने का मिसयूज कर रहे थे। दस्तक क्या था? एक ट्रेडिंग पास था, जिसके पास दस्तक है वो ट्रेड कर सकता है, और दस्तक लेने के लिए आपको जो नवाब है उसको पैसे देने पड़ेंगे। तो नवाब के पास कंट्रोल था अपने एरिया में, जो ट्रेड कर रहा है उसके ऊपर ये कंट्रोल था कि वो उनको दस्तक देंगे, और दस्तक जो है वो रिन्यू कर की जा सकती है, और दस्तक जब रिन्यू होगी तो पैसे देने पड़ेंगे। फारूक सियार ने अंग्रेजों को दस्तक दे दी और अंग्रेज आगे दस्तक बेचने लगे। अब वो दस्तक बेचकर जो पैसा मिलता है वो नवाब तक नहीं पहुंचा, और ये भी नवाब के मन में खटास थी कि युद्ध होना चाहिए इस पे भी। सो यहां पर अलीनगर की ट्रीटी में जो नवाब से ये बात लिखवा ली गई कि दस्तक का उपयोग जो है वो जैसा मर्जी चाहे अंग्रेज कर सकते हैं, जैसी मर्जी चाहे फोर्टिफिकेशन करें। क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला कि फ्रेंच जो है वो कभी भी हमला कर सकते हैं, तो जब फ्रेंच हमला करेंगे और तुम्हारे ऊपर हमला करेंगे तो हम तुम्हारा साथ देंगे। तो यहां पर रॉबर्ट क्लाइव ने एक अच्छा जो है वो सिचुएशन अपना अपर हैंड क्रिएट किया। फिर उसके बाद उन्होंने फ्रेंच को मार्च 1757 चंद्रनगर जो उनकी फैक्ट्री थी फ्रेंच की, उसको कंट्रोल में लिया। अब रॉबर्ट क्लाइव अपना जो है वो दिमाग दौड़ाना शुरू किया कि मैं कैसे अप्रोच करूं, बंगाल में पॉलिटिकल कंट्रोल लाना है लेकिन कैसे लेकर आऊं। रॉबर्ट क्लाइव ने अपने ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना शुरू किया। क्या डायरेक्ट पिच बैटल करूं? तो उसको पता चला कि नवाब जो है वो अगर उसको समय मिल जाए तो लगभग 50,000 की सेना इकट्ठा कर सकता है। तो रॉबर्ट क्लाइव को समझ आया कि यार 50,000 की सेना से अगर मैं युद्ध करूंगा, अगर मैं सुपीरियर भी हूं तो मैं जीत नहीं सकूंगा। खैर बंगाल से वो इतने ज्यादा सुपीरियर भी नहीं था, क्योंकि बंगाल जो है वो एक समृद्ध साम्राज्य था, तो बंगाल के पास अच्छी सेना, अच्छे वेपन्स और फ्रेंच का सपोर्ट भी था। तो यहां पर एक पिच बैटल से जो है वो बचना चाहते थे रॉबर्ट क्लाइव। तो रॉबर्ट क्लाइव ने डिसाइड किया कि कुछ और जो है वो तरीका अपनाया जाए। रॉबर्ट क्लाइव ने 12 जून 1757 को एक सीक्रेट मीटिंग्स बुलाई। उसने बोला कि जितने भी दुश्मन है, जो भी सिराजुद्दौला की अपॉइंटमेंट से नाराज थे, उन सबको बुलाया। जगत सेठ, ओमी चंद, राय दुर्लभ, मीर जाफर, इन सबको बुलाया और बोला कि बताओ तुमको क्या पसंद है अपना नवाब? उन्होंने बोला जी नहीं। तो अगर मैं नवाब के साथ युद्ध करता हूं और अगर मैं प्रॉमिस करूं कि मीर जाफर तुम्हें मैं नवाब बना दूंगा। मीर जाफर वाज द मिलिट्री हेड ऑफ नवाब हिमसेल्फ, है ना, सिराजुद्दौला का मिलिट्री कमांडर था मीर जाफर। मीर जाफर को ही अपनी साइड मिला लिया उन्होंने। उसके अलावा ओमी चंद, जगत सेठ, ये रेप्यूटेड बंदे थे। जगत सेठ बहुत बैंकर था, बहुत बड़ा, जो कि काफी बड़ी रकम जो है वो राजा को दे सकता था युद्ध के समय में, क्योंकि युद्ध के समय में खर्चा बहुत होता है, तो बैंकर्स का साथ लेना पड़ता है। और जो एरिया के जो प्रोमिनेंट लोग होते हैं उनको अपने साथ में रखना पड़ता है, ताकि इन्फ्लुएंस रहे, लोग ज्यादा से ज्यादा आकर युद्ध में पार्टिसिपेट करें। तो ये जितना भी सपोर्ट था सिराजुद्दौला की कोर्ट में, वो अपनी तरफ खींच लिया रॉबर्ट क्लाइव ने। मीर जाफर को अपनी साइड मिला लिया। राय दुर्लभ तो पहले ही अगेंस्ट था, उसके अलावा ओमी चंद और जगत सेठ को भी, और मानिक चंद को तो खरीद ही चुका था। खादिम खान एक और कमांडर है, उसने भी धोखा दिया, राइट। सो 12 जून को ये कॉन्स्पिरेसी हुई। रॉबर्ट क्लाइव ने सबको अपनी साइड मिलाया और रॉबर्ट क्लाइव ने बोला कि मैं युद्ध छेड़ूंगा, तुम सारे खड़े रहना, लेकिन खड़े रहना,
राइट। रॉबर्ट क्लाइव जो है वो ये कहकर 23 जून को उसने बैटल जो है वो शुरू करवा दी और प्लासी के मैदान में बैटल शुरू हुई। रॉबर्ट क्लाइव अपने साथ लगभग 3200 सैनिक लेकर आया और जो सिराजुद्दौला है उसकी सेना में लगभग 50,000 सैनिक थे, जिसमें मीर जाफर के सैनिक भी थे, खादिम खान के सैनिक भी थे, ओमी चंद भी था, जगत सेठ भी था और नवाब तो खुद थे ही, प्लस फ्रेंच का सपोर्ट भी था। युद्ध शुरू हुआ। नवाब के दो खास कमांडर जो उसके लिए लॉयल थे, मीर मदान और मोहनलाल, वो युद्ध में उतर गए, फ्रेंच भी युद्ध में उतर गए। नवाब ने अपनी पर्सनल टुकड़ी से सैनिक भेज दिए, लेकिन मीर जाफर ने अपने सैनिक नहीं भेजे। उसके अलावा खादिम खान ने अपने सैनिक नहीं भेजे। तो यहां पर जो है वो एक ट्रीजन हो गया, नवाब के खिलाफ धोखाधड़ी होगी, नवाब के खिलाफ जो है वो नवाब को धोखा दे दिया गया, षड्यंत्र रचा गया नवाब के खिलाफ। धोखा इतना ही नहीं था, मीर जाफर ने नवाब को बोला कि आप एक काम करो, सेना यहां पर छोड़ो और भाग जाओ, अपनी जान बचाओ। नवाब जो है वो पैनिक कर गया। नवाब को दिखा कि वो तो जो आम के बगीचे हैं उसके पीछे जाकर छुप गई है आर्टिलरीज और सेना सारी अंग्रेजों की, और वहां से वो तोप चलाए जा रहे हैं और हम यहाँ से व्यर्थ तोप चला रहे हैं अपनी, है ना, हम आर्टिलरीज का शेलिंग जो है वो व्यर्थ कर रहे हैं क्योंकि वो पेड़ों के अंदर ढके हैं, तो हम जीत नहीं पा रहे हैं, और अगर वहां से वो सैनिक बाहर आ गए तो हम हार जाएंगे। और ये सारी सलाह दी मीर जाफर ने और फाइनली नवाब जो है वो युद्ध क्षेत्र को छोड़कर भाग गए। मीर जाफर भी अपनी सेना को लेकर चला गया, खादिम खान भी अपनी टुकड़ी को लेकर चला गया। युद्ध के स्थान पर केवल मीर मदान और मोहनलाल रह गए, दोनों जो है वो मारे गए और फ्रेंच जो है वो कुछ समय तक टिके रहे, फिर उन्होंने भी सरेंडर कर दिया। वो क्यों टिके, वही उनकी लड़ाई थोड़ी है, वो तो सपोर्ट कर रहे थे खाली। अब नवाब जो भाग गए हैं, नवाब का पीछा किया गया, पटना तक नवाब भागे। पटना में जाकर मीर जाफर के लड़के मिरान ने नवाब को एग्जीक्यूट कर दिया, सिराजुद्दौला को। और मीर जाफर ने जो अंग्रेजों का सपोर्ट किया था, रॉबर्ट क्लाइव को जो सपोर्ट किया था, मीर जाफर ने मुर्शिदाबाद में अपॉइंट कर दिया, रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जाफर को अपॉइंट किया एज अ नवाब ऑफ बंगाल इन मुर्शिदाबाद, और वो कठपुतली था उनकी। और मीर जाफर ने अपने एंड से बहुत जो है वो लगभग 15 लाख पाउंड जो है वो धनराशि रॉबर्ट क्लाइव और ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रोवाइड की, हर्जाने के तौर पे भी और नजराने के तौर पे भी। तो इस तरह अपॉइंट होगी कठपुतली बंगाल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो सपना था, और रॉबर्ट क्लाइव का इनफैक्ट जो सपना था, पॉलिटिकल एस्पायरेशन था उसका, बंगाल में एक्सपेंड करने का, वो उसने संपन्न किया। लेकिन अभी तक वो इकोनॉमिक कंट्रोल और सूडो पॉलिटिकल कंट्रोल लेकर आए थे। पूरी तरह पॉलिटिकल कंट्रोल जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरीके से जो है वो वॉरेन हेस्टिंग्स ने एस्टेब्लिश किया। लेकिन शुरुआत जो है वो रॉबर्ट क्लाइव ने की, बहुत ठोस शुरुआत, और ठोस शुरुआत करी प्लासी की लड़ाई से और मीर जाफर की अपॉइंटमेंट से। सो यहां पर मीर जाफर जो है वो साफ साफ अंग्रेजों का कठपुतली था। मीर जाफर जब बोलता था, मीर जाफर को जब बोला जाता था तब वो तुरंत जो है वो शाही खजाने से पैसे निकाल कर दे देता था। और मीर जाफर जो है वो, इनफैक्ट मीर जाफर और उसकी सभी नोबिलिटी जो है वो अंग्रेजों के डायरेक्ट कंट्रोल में थी, राइट। अंग्रेजों को क्योंकि व्यापार करने के लिए मीर जाफर की जरूरत थी, क्योंकि जो लोकल लोग हैं वो तो मीर जाफर को ही जानते हैं, अंग्रेजों को तो जानते नहीं है, तो मीर जाफर की कठपुतली के तौर पे जरूरत थी। तो ये भी एक स्ट्रेटजी रही अंग्रेजों की। उन्होंने अचानक से एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल अपने हाथ में नहीं लिया। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि जो व्यापार है वो बेस लेवल से चलता है, और बेस लेवल के जो लोग हैं, यानी जो पीजेंट्स हैं, वो जो लोकल अथॉरिटीज हैं, जो वहां के नेटिव रूलर्स हैं, उनके साथ इंटरेक्ट करेंगे, हमारे साथ नहीं करेंगे। तो जो व्यापार की इंटेंशन अंग्रेजों की, वो उस कोहेरेंसी से या उस स्मूथनेस से नहीं चल सकेगी। इसलिए उन्होंने डायरेक्ट पॉलिटिकल कंट्रोल जो है वो नहीं लिया, एडमिनिस्ट्रेशन अपना नहीं एस्टेब्लिश किया जस्ट येट। उन्होंने पहले अपने आप को एक्सपैंड किया, और फिर जब उन्हें लगा कि अब जो है वो बेस लेवल तक हमारी जड़ें जो है वो पहुंच चुकी हैं, तब उन्होंने सारे भारत के जितने भी, डलहौजी की हड़प की नीति के साथ समझाऊंगा मैं आपको कि किस तरह धीरे धीरे जो है वो इकोनॉमिक कॉलोनाइजेशन किया, और फिर पॉलिटिकल कॉलोनाइजेशन तो चल ही रहा है, और फिर एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलोनाइजेशन किया। उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन तुरंत एस्टेब्लिश कर दिया, और 1857 के विद्रोह के बाद 1858 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आते ही ब्रिटिश राज शुरू हो गया। तो इट वॉज नॉट ऑल कोइंसिडेंटल, ये सब प्लान था और एक लंबी साजिश थी अंग्रेजों की, जो हम समझने की कोशिश करेंगे। सो बैटल ऑफ प्लासी से यहां पर हमने देखा कि किस तरह, बैटल ऑफ प्लासी के इवेंट से हमने समझने की कोशिश करी कि किस तरह अंग्रेजों ने एक एक करके भारत की बंगाल की सारी पॉलिटिकल अथॉरिटी को अपने कंट्रोल में लिया,
और विवश किया बंगाल के नवाब को कि सारा ट्रेड से होने वाला मुनाफा जो है वो डायरेक्ट अंग्रेजों के पास जाए। राइट, अपनी जेब से इनफैक्ट देना पड़ा मीर कासिम को। तो दीज वर द इवेंट्स ऑफ बैटल ऑफ प्लासी। अब एक कंक्लूजन प्रिपेयर करते हैं बैटल ऑफ प्लासी का। आइए देखिए। सो इन द कंक्लूजन ऑफ बैटल ऑफ प्लासी वी कैन से कि बैटल ऑफ प्लासी जो है वो एक मिलिट्री स्ट्रेंथ का शो नहीं था। 50,000 की सेना से 3200 की सेना लड़ी, लेकिन लगभग 30-35 सैनिक मरे अंग्रेजों के और 500 के लगभग सैनिक मरे नवाब के। तो इस सैन्य लेवल पर जो है वो सीधी बैटल नहीं हुई है, तो एक छोटी सी झड़प थी। लेकिन जो एक्चुअल घटना यहां पर घटी वो थी धोखाधड़ी, जो षड्यंत्र रचा गया उसकी वजह से हार हुई नवाब सिराजुद्दौला की। सो यहां पर मीर जाफर ने धोखा दिया मुख्यतः नवाब को, और आज भी बंगाल में मीर जाफर शब्द का इस्तेमाल किया जाता है अगर गद्दार किसी को कहना हो तो ये स्लैंग बन गया है गद्दार के लिए, मीर जाफर। राइट, तो इससे हुआ क्या, कंसीक्वेंट क्या हुआ कि अंग्रेजों की एक छत्र पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल मोनोपोली जो है वो बंगाल पर क्रिएट हो गई। बंगाल जो है वो इतना समृद्ध, बंगाल में से इतना सारा रिसोर्स निकल रहा है, वो सब अंग्रेजों को चैनलाइज हो रहा है। बंगाल से जितना भी ट्रेड है वो सब अंग्रेज कर रहे हैं, क्योंकि केवल बंगाल से नहीं, बंगाल से जुड़े हुए जितने भी एरिया, उड़ीसा, बिहार, चाइना, साउथ ईस्ट एशिया, हर जगह से जो ट्रेड आ रहा है वो बंगाल में इकट्ठा होकर फिर बंगाल से एक्सपोर्ट हो रहा है। बंगाल पर अगर अंग्रेजों का कंट्रोल है तो उनके पास बहुत सारा धन है। उस धन का फायदा उन्हें कहां उठाया, जो थर्ड कर्नाटिक वॉर है उसमें बहुत आसानी से काउंट डी लैली को उन्होंने हराया। क्यों? क्योंकि जो सपोर्ट था उनके पास, जो पैसा था, उससे उनकी मिलिट्री स्ट्रेंथ बहुत बढ़ गई थी, तो बहुत आसानी से उन्होंने फ्रेंच को हरा दिया, पहली चीज। उसके अलावा डच को भी उन्होंने आउस्ट कर दिया, फ्रेंच को भी आउस्ट कर दिया। तो पूरे भारत में अकेले जो हैं वो खिलाड़ी बचे यूरोपीय, जो भारत में पॉलिटिकल कंट्रोल ला सकते हैं और मोनोपोलाइज कर सकते हैं पूरे भारतीय उपमहाद्वीप के पॉलिटिकल सिनेरियो को। राइट, और बैटल ऑफ प्लासी जैसे कि अंग्रेजों ने बोला है कि भारत को मॉडर्नाइजेशन में लेकर आती है, तो ये बात पूरी तरीके से ठीक भी नहीं है और पूरी तरीके से गलत भी नहीं है। भारतीय इतिहासकारों का अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है कि कहां से मॉडर्न हिस्ट्री इंडिया में शुरू हुई है। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि अंग्रेजों के ये बैटल ऑफ प्लासी या बैटल ऑफ बक्सर के बाद, कुछ मानते हैं कि 1739 में जो करनाल में नादिर शाह ने हराया है मोहम्मद शाह को, कुछ मानते हैं कि औरंगजेब की डिमाइस के बाद जो है वो मॉडर्न टाइम शुरू हुआ इंडिया में। इतिहासकारों में एकमत नहीं है, लेकिन बैटल ऑफ प्लासी जो है वो बेंचमार्क जरूर बनाती है। राइट, इतिहास में जो है वो लैंडमार्क बन जाता है कि 1707 से 1757 की घटनाएं क्या हैं। 1757 के बाद क्योंकि घटनाक्रम बदल जाएगा, अंग्रेजों की जो कंपनी है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उसका नेचर ही चेंज हो जाएगा। उसका नेचर अभी तक कमर्शियल कंपनी था, अब वो एक पॉलिटिकल एंटिटी बन जाएगी जिसके पास एक बड़े लेवल पर लैंड होल्डिंग है। क्यों? क्योंकि अब उनको मिलिट्री एस्टेब्लिश करके रखनी है। तो अगर मिलिट्री आपको चलानी है, सो दैट मीन्स आपके पास जो है वो सब्सटेंशियल संख्या में जमीन होनी चाहिए, क्योंकि जैसे कि मैंने बोला सारा का सारा ट्रेड जो है वो कहां से निकल रहा है, जमीन से निकल रहा है। तो जमीन आपके पास होनी चाहिए, उस जमीन में से जो रेवेन्यू निकलेगा उससे आप सेना को फीड करके रख सकते हैं, प्रिपेयर करके रख सकते हैं। राइट, सो दिस वाज द कंक्लूजन ऑफ कर्नाटिक वॉर्स। पहले हमने देखा और अब देखा हमने बैटल ऑफ प्लासी की किस तरह पॉलिटिकल अधिकरण जो है वो अंग्रेज अपना कर रहे हैं और इकोनॉमिक मोनोपोलाइजेशन का गेम चल रहा है सारा। पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को पॉलिटिकली कंट्रोल करना है उन्हें, और उन्होंने दक्षिण भारत से शुरू किया, लेकिन मेन अपना एम रखा किसे, बंगाल को। और ये विजन किसकी थी, रॉबर्ट क्लाइव की, जो कि अभी कर्नल के ओहदे पे था। इसके बाद वो गवर्नर बना, बक्सर के युद्ध के बाद देखते हैं। सो आइए अब आगे बढ़ते हैं बक्सर के युद्ध की तरफ और देखते हैं कि क्या घटनाएं रही बक्सर के युद्ध की। आइए बैटल ऑफ बक्सर के कारणों को देखते हैं। सो जैसे कि अभी तक हमने समझा कि प्लासी के युद्ध के बाद मीर जाफर को अपॉइंट किया गया एज नवाब ऑफ बंगाल। मीर जाफर से ब्रिटिशर्स की क्या डिमांड थी कि मीर जाफर लगातार ब्रिटिशर्स को प्रॉफिट में से हिस्सा भी देता रहे और लगातार जो है वो पैसा और गिफ्ट्स वगैरह जो हैं वो ब्रिटिशर्स को मिलते रहे। ये एस्पायरेशंस थी ब्रिटिशर्स की। ब्रिटिशर्स ये चाहते थे कि मीर जाफर की जितनी भी, उसके पास जितना भी पैसा है या बंगाल के पास जो भी रिसोर्सेज है, उन सबको अंग्रेज जो है वो कंज्यूम कर ले। इतनी गहरी थी उनकी ग्रीड। मीर जाफर लेकिन उनकी ग्रीड को सेटिस्फाई नहीं कर सका, उसकी सेटिस्फाई करने की एक लिमिट थी। तो मीर जाफर के बाद नया नवाब अंग्रेजों ने अपॉइंट किया मीर कासिम को।
लेकिन मीर कासिम थोड़ा समझदार नवाब था, मीर कासिम समझता था अंग्रेज़ों की नीतियों को। तो मीर कासिम ने कुछ ऐसे स्टेप उठाए जिसकी वजह से अंग्रेज़ जो है वो उससे भड़क गए, और जो अंग्रेज़ उससे भड़क गए दैट मीन्स अंग्रेज़ उसको रिप्लेस करना चाहते थे, और मीर कासिम को रिप्लेस करने के लिए जो युद्ध लड़ा गया है वो है बैटल ऑफ बक्सर। लेकिन मीर कासिम ने अकेले नहीं लड़ा है वो युद्ध, मीर कासिम के साथ अवध और मुगल एम्परर भी जुड़ गए। दैट मीन्स अगर दाव जो है वो बड़ा खेला दोनों ने, ब्रिटिशर्स ने भी और मीर कासिम ने भी, और जो हारा वो भी बड़ा हारा। तो जब मीर कासिम हार गया बैटल ऑफ बक्सर, तो उसके बाद के जो कॉन्सिक्वेंसेस हुए वो काफ़ी हद तक झुक गए, सारी सिचुएशंस जो है वो ब्रिटिशर्स की तरफ झुक गई। तो यहाँ पर बक्सर के युद्ध के कारण सिंपल है कि मीर कासिम एक एबल कमांडर था, एक एबल जो है वो नवाब बना, और उसने जो है वो मार्केट में स्टेबिलिटी लाने की कोशिश करी। जो दस्तक के मिसयूज से जो मार्केट में डिस्टेबिलिटी आ गई थी, जो इंस्टेबिलिटी आ गई थी, और जो भारतीय जो व्यापारी थे वो अपने आप को लेफ्ट आउट फील कर रहे थे, और भारतीय व्यापारियों को जो एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे ब्रिटिशर्स, एक बैलेंस क्रिएट करने के लिए जो स्टेप उठाए गए मीर कासिम द्वारा, उससे नाराज थे ब्रिटिश काउंसिल जो है वो कैलकाटा काउंसिल। और कैलकाटा काउंसिल को जो एंटरटेन नहीं कर रहा था मीर कासिम, जो कैलकाटा काउंसिल को गिफ्ट नहीं दे रहा था, उनको वो रिस्पेक्ट नहीं दे रहा था जो वो रिस्पेक्ट कमांड कर रहे थे बंगाल के नवाब से। अदर देन दैट बंगाल के नवाब मीर कासिम ने अपनी कैपिटल को मुर्शिदाबाद से मुंगेर शिफ्ट कर लिया, इससे भी नाराज थे ब्रिटिशर्स। सो ब्रिटिशर्स एग्जीक्यूट करना चाहते थे मीर कासिम को और हटाना चाहते थे उसे नवाबशिप से, इसलिए बैटल ऑफ बक्सर लड़ी गई। तो आइए देखते हैं इवेंट्स बैटल ऑफ बक्सर के। अब देखते हैं कि ऐसे क्या इवेंट्स घटे जिसकी वजह से बैटल ऑफ बक्सर लड़ी गई। तो सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि मीर जाफर वाज नॉट एबल टू फुलफिल द ग्रीड ऑफ ब्रिटिश ऑफिशियल्स। ब्रिटिश ऑफिशियल्स की बढ़ते लालच को भर नहीं पा रहा था मीर जाफर का खजाना, इसलिए मीर जाफर को रिप्लेस कर दिया गया। 1760 में काउंसिल और मीर कासिम जो कि सन इन लॉ है मीर जाफर, उन दोनों के बीच में एक ट्रीटी हुई और मीर कासिम को नवाब बना दिया गया बंगाल का और एस्टेब्लिश कर दिया गया उसे मुर्शिदाबाद में। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि मीर कासिम वज़ अ एबल नवाब, अली वर्दी खान के बाद एक एबल नवाब आया था मीर कासिम, और वो अंग्रेज़ों की सारी चाल भली भांति समझता था। उसको पता था कि अगर मैं अंग्रेज़ों के नज़दीक रहूँगा तो मुझे समस्या रहेगी जब तक मैं अंग्रेज़ों की प्रॉक्सिमिटी में हूँ। इसलिए उसने कैपिटल अपनी मुर्शिदाबाद से उठाई और बिहार, प्रेजेंट डे बिहार में जो मुंगेर का एरिया है वहाँ पर आके उसने अपनी कैपिटल को एस्टेब्लिश किया। थोड़ा डिस्टेंस क्रिएट किया उसने अंग्रेज़ों के बीच। उसके बाद अब उसने अपने एडमिनिस्ट्रेशन को सुधारना शुरू किया। उसने अपनी खुद की काउंसिल अपॉइंट करना शुरू किया। पहले जो है वो ब्रिटिशर्स उनको काउंसिल अपॉइंट करके दे रहे थे, अब उसने खुद से अपने भरोसे के बंदे रखने शुरू किए और धीरे धीरे उसने मार्केट्स को रिफॉर्म करना शुरू किया, एडमिनिस्ट्रेशन को तंदुरुस्त करना शुरू किया और शक्ति गेन करता गया। ये बात अंग्रेज़ों को खली नहीं। अंग्रेज़ों ने एक बार बोला भी कि हमारे कंट्रोल में आ जाओ, लेकिन मीर कासिम ने सुना नहीं। मीर कासिम ने इनफैक्ट अंग्रेज़ों को फटकारा कि आप दस्तक का दुरुपयोग ना करें। अंग्रेज़ों ने मीर कासिम की बात नहीं सुनी। अंग्रेज़ों को और स्ट्रिक्ट करने के लिए मीर कासिम ने काफ़ी बार जो है वो अंग्रेज़ों से अपील करी कि आप दस्तक का दुरुपयोग ना करें। अंग्रेज़ बिल्कुल नहीं सुने मीर कासिम की बात। फाइनली मीर कासिम ने एक बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टेप उठाया। अगर अंग्रेज़ दस्तक का इस्तेमाल करके ही पैसा कमा रहे हैं तो अगर वो दस्तक को नल कर दे तो वो पैसा कमा ही नहीं पाएंगे। अगर और नहीं कमा पा रहे तो अंग्रेज़ भी क्यों कमाए। तो मीर कासिम ने ऐसा स्टेप उठाया कि जो दस्तक है उसका यूज़ ही ना रह जाए। उसने सबके लिए ट्रेड फ्री कर दिया। दस्तक का काम क्या था? दस्तक का काम था अगर किसी को ट्रेड करना है तो उसको परमिट लेना पड़ेगा। वो परमिट थी दस्तक। अगर परमिट की ज़रूरत ही ना हो तो दस्तक की ज़रूरत ही नहीं होगी। सो दैट मीन्स दस्तक वाला दस्तक का मिसयूज़ भी नहीं हो सकता। तो वो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट ही हट गया। अंग्रेज़ इस चीज़ से विचलित हो गए कि ऐसे कैसे कर दिया इन्होंने। इस चीज़ का जवाब जो है वो अंग्रेज़ रिटेलिएट करना चाहते थे, लेकिन मुंगेर जो है वो अंग्रेज़ों की प्रॉक्सिमिटी से थोड़ा बाहर था और मुंगेर के क्षेत्र में मजबूत होता जा रहा था मीर कासिम। लेकिन मीर कासिम ने यहाँ पर एक गलती कर दी ओवर कॉन्फिडेंस में। उसने मिसजज कर दिया अपनी शक्ति को और वो अंग्रेज़ों के पास चला गया लड़ने। और मीर कासिम ने सीरीज ऑफ बैटल लड़ी मुर्शिदाबाद में, बर्दवान में, राजकमल में, जिनको वो हारता गया, जीत नहीं पाया अंग्रेज़ों से। अगर वो दूर रह के अपने एडमिनिस्ट्रेशन को स्ट्रॉन्ग करता तो शायद उसके पास कुछ चांस होता, लेकिन वो अंग्रेज़ों के घेरे में ही चला गया और वो हार गया। इतनी बुरी तरह परास्त हो गया कि उसे मुर्शिदाबाद और मुंगेर दोनों छोड़कर भागना पड़ा।
पहले वो पटना आया भागकर और फिर उसके बाद उसको अवध में शरण लेनी पड़ी, अवध के नवाब शाहजूदौला के पास। अब शाहजू जो है वो पहले से तैयार बैठे थे, क्यों? क्योंकि शाहजू के पास ऑलरेडी मुगल एम्परर शाह आलम सेकंड आके बसे हुए थे। मुगल एम्परर अपने अपने वजीर से भाग के आए हैं, क्यों? मुगल एम्परर के ऊपर अपने वजीर का खतरा है। मुगल एम्परर शाह आलम सेकंड के ऊपर खतरा यह था कि उसका वजीर उनको मारने के चक्कर में था। तो यहां पर अवध में शाह आलम सेकंड, नवाब ऑफ अवध और मीर कासिम तीनों ने मिलकर यह फैसला किया कि अगर हम अपनी फोर्सेस को कंबाइन कर दें तो हम पूरी तरह राउट जो है वो बाहर निकाल सकते हैं अंग्रेजों को बंगाल के क्षेत्र से। उसके बाद हम आराम से वही पूरा का पूरा लाहौर से लेकर बंगाल तक का पूरा ट्रेड जो है वो एस्टेब्लिश करेंगे और सभी हार्मनी से रहेंगे। ये प्लान था इन तीनों का, बट ये प्लान ज़्यादा समय तक नहीं चल सका, क्योंकि जब बक्सर के मैदान में आमने सामने हुई सारी आर्मीज, एक साइड बंगाल के नवाब, अवध के नवाब और मुगल एम्परर, ये तीनों, और दूसरी साइड ब्रिटिश आर्मी रॉबर्ट क्लाइव के अंडर, जब पिच बैटल हुई, यहां पर कोई धोखेबाजी नहीं हुई, यहां पर कोई षड्यंत्र नहीं हुआ, यहां पर हुआ आमने सामने की टक्कर। और जब आमने सामने की टक्कर हुई तो ब्रिटिश आर्मी कंपैरेटिवली साइज में कम थी। यहां पर 3 बड़ी आर्मी थी, 2 नवाबों की और एक मुगल एम्परर की। मुगल आर्मी खुद लड़ रही थी स्वयं, लेकिन फिर भी रॉबर्ट क्लाइव जो है वो विजयी रहा। क्यों? क्योंकि कर्नाटिक के युद्ध के दौरान उनको काफी अच्छी प्रैक्टिस हो गई थी और उनका कॉन्फिडेंस भी काफी हाई था। और नवाबों को हराकर और जब उन्होंने मुगल्स को भी हरा दिया, सो उत्तर भारत की सबसे बड़ी शक्तियां वो भी कंबाइंड थी, अलाइड थे, तब अगर ब्रिटिशर्स ने उन्हें हरा दिया तो पूरे भारत में ये बात चली गई कि ब्रिटिशर्स को अब कोई नहीं छू सकता, दे आर अनडिस्प्यूटेड। सो बक्सर के मैदान में बहुत बुरी तरीके से परास्त हुए शाह आलम सेकंड और उसके अलावा दोनों नवाब, बंगाल के नवाब भी और अवध के नवाब भी। और उसके बाद जो है वो एग्जीक्यूट कर दिया मीर कासिम को, तो एग्जीक्यूट कर दिया गया और मीर कासिम की जगह अब मीर जाफर को बिठाया जाना था, लेकिन मीर जाफर की हो गई मृत्यु। तो मीर जाफर के पुत्र को जो है वो अपॉइंट किया गया एज अ नवाब, निजामुद्दौला को एज अ नवाब जो है वो अपॉइंट किया गया बंगाल का। और उसके अलावा 2 ट्रीटीज की गई इलाहाबाद की शाह आलम सेकंड और अवध के नवाब के साथ। तो आइए उन ट्रीटीज को देखते हैं क्या है। तो आइए अब देखते हैं बक्सर के युद्ध के कंक्लूजन में क्या क्या घटनाएं घटी। जैसे कि मैंने बोला कि नवाबशिप में नाजिमुद्दौला को अपॉइंट किया गया जो कि मीर जाफर के लड़के थे। उसके अलावा ट्रीटीज हुई 1765 की, जो गवर्नर सेकेंड टाइम गवर्नर बनकर रॉबर्ट क्लाइव जब आए तो 2 ट्रीटीज हुई बहुत इंपॉर्टेंट। पहली ट्रीटी जो है वो अवध के नवाब के साथ हुई, जिसमें अवध के नवाब को कोरा और इलाहाबाद जो है वो दोनों शाह आलम सेकंड को सीड करने पड़े। उसके अलावा उनको लगभग 50 लाख की राशि जो है वो युद्ध में जितनी क्षति हुई है उसकी पूर्ति के लिए देनी पड़ी। उसके अलावा बनारस के एक जमींदार है जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था बक्सर के युद्ध में, बलवंत सिंह, उनको उनकी जमीनें वापस करनी पड़ी। और इसके अलावा उनको मानना पड़ा, उन अंग्रेजों की सोवरेनिटी में रहना पड़ा, अंग्रेजों के बफर स्टेट की तरह अवध को रहना पड़ा। और उनको ट्रीटी में लिखना पड़ा कि जब कभी भी अंग्रेजों को अवध की सेना की जरूरत पड़ेगी तो अवध की सेना ना नहीं कर सकती। ये थी अवध के साथ ट्रीटी। उसके अलावा शाह आलम सेकंड के साथ ट्रीटी क्या की गई कि मुगल्स को जो है वो अब ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में रहना पड़ेगा, सालाना 25 लाख रुपए का जो है वो हर्जाना नजराना जो है वो देना पड़ेगा। और उसके अलावा जब चाहे मुगल्स को जरूरत हो, जब चाहे ब्रिटिशर्स को जरूरत हो मुगल सेना की, तो मुगल्स को अपॉइंट करनी पड़ेगी अपनी सेना ब्रिटिशर्स की एड में। ये थी इलाहाबाद की ट्रीटी। अब इलाहाबाद की ट्रीटी के बाद एक और उसमें प्रोविजन था और वो बहुत इंपॉर्टेंट था कि मुगल बादशाह से, अब ये जो अवध है और बंगाल है ये वैसे तो ऑटोनमसली काम कर रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली जो झंडा है, जो बैनर है, वो तो मुगल्स का ही है। मुगल्स यानी शाह आलम सेकंड से बंगाल की दीवानी जो है वो रॉबर्ट क्लाइव ने ब्रिटिशर्स के नाम लिखवा ली। दीवानी का मतलब क्या होता है, जितना भी रेवेन्यू है या जितना भी फाइनेंस है या जितनी भी इकोनॉमी है वो सारी जो है वो अब ब्रिटिशर्स के हाथ में आएगी। नॉट जस्ट ऑफ बंगाल बट बिहार एंड उड़ीसा ऑल्सो। बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इन तीनों प्रांतों की दीवानी जो है वो अब ब्रिटिशर्स के हाथ में है। इसी सिस्टम को डुअल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम कहा गया। डुअल एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब हिंदी में, डुअल एडमिनिस्ट्रेशन को हिंदी में कहा गया है द्वैध प्रशासनिक व्यवस्था, जिसमें जो दीवानी है वो अंग्रेजों के पास है, लेकिन जो निजामियत है
वो नवाब के पास है। निजामियत का मतलब जितने भी सिविल अफेयर हैं, जितने भी कानून बनाने का काम है, सिविल मामले, राइट, वो सब जो है वो कौन करेगा? निजाम। यानी मान लीजिए कहीं सड़क बनानी है, कहीं सूखा पड़ गया तो किसी को रियायत देनी है, किसी को सजा देनी है, ये सारा काम जो है वो निजाम करेगा। लेकिन जितना भी रेवेन्यू प्रोड्यूस कर रहा है बिहार, बंगाल और उड़ीसा, वो सब जो है वो अंग्रेजों के पास जाएगा। तो एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए इकोनॉमी जरूरी है। तो अगर इकोनॉमी ही नहीं रहेगी निजाम के हाथ में, यानी कि नवाब के हाथ में अगर इकोनॉमी ही नहीं रहेगी तो वो कैसे चलाएगा एम्पायर को? तो इसी वजह से बंगाल की हालत बद से बदतर होती गई। बंगाल की जो अपर रूलिंग क्लास है वो तो गरीब होती ही गई, लेकिन जो बंगाल के पीजेंट्री क्लास थी, जो आम जनता थी, उनको इंसाफ नहीं मिला। लुटेरे बढ़ गए। क्यों? क्योंकि कोर्ट्स में पैसा ही नहीं है चलाने के लिए, तो क्राइम का रेट जो है वो बहुत ज़्यादा शूट हो गया। जगह जगह पर छोटे छोटे पॉकेट्स जो है वो लुटेरों के बन गए और बहुत ज़्यादा जो है वो डिस्पोटिक और एनार्केटिक जो है वो आप बोल सकते हैं कि माहौल बन गया बंगाल का, बिहार और उड़ीसा एरिया का। और ये सब क्यों हुआ? डुअल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम से। किसने लागू किया? रॉबर्ट क्लाइव ने। कब तक रहा? 65 से 72, 1765 से 72 तक रहा डुअल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, जब तक उसे वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा लाया गया 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट से खत्म नहीं कर दिया गया। सो दिस वॉज द होल बैटल ऑफ बक्सर, प्लासी एंड कर्नाटिक वॉर्स, जिसमें हमने देखा कि किस तरह अंग्रेजों ने पहले फ्रेंच को जो है वो भारत से भगाया, कंपटीशन खत्म किया। 1759 में उन्होंने बेदरा में फाइनली जो है वो डचेस को भी हराया और उनसे स्ट्रेटेजिक अलायंस किया, उनको दे दिया साउथ ईस्ट एशिया, और भारत में अंग्रेजों ने किया ट्रेड। और फिर हमने देखा कि प्लासी के बैटल से किस तरह जो है वो बंगाल में पहले एक सूडो इकोनॉमिक मोनोपोली जो है वो अपने हाथ में ली, और फिर उसके बाद डुअल एडमिनिस्ट्रेशन से पूरी तरह से इकोनॉमी जो है वो अंग्रेजों के हाथ में आ गई आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर ऑफ कोर्स। सो कर्नाटिक वॉर्स, बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि अंग्रेजों ने जो विजन देखा था भारत में कि पहले इकोनॉमिक मोनोपोलाइजेशन चाहिए, फिर इकोनॉमिक कंट्रोल चाहिए, और फिर धीरे धीरे पॉलिटिकल एक्सेशन करना है, उसके लिए उन्होंने दक्षिण भारत में पहल करी। वो पहल जो है वो युद्ध के कारण हुई, वो उनकी खुद की स्वेच्छा नहीं थी। स्वेच्छा से उन्होंने बंगाल में एस्टेब्लिश करना शुरू किया अपना पॉलिटिकल कंट्रोल, और बंगाल से उन्होंने पूरे भारत में पॉलिटिकल कंट्रोल को एक्सपेंड किया। सो आज के सेशन में हमने समझा कि किस तरह पॉलिटिकल एक्सपेंशन शुरू हुआ भारत में, और कैसे कर्नाटक के युद्ध से, कर्नाटिक के युद्ध से, और फिर उसके बाद प्लासी और बक्सर के युद्ध से कैसे भारत में एक्सपेंशन किया ब्रिटिशर्स ने। आगे आने वाले सेशंस में मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरह मराठास को सीड किया, अफगानियों के साथ कैसे युद्ध लड़े, या उसके बाद जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर का पंजाब का जो एरिया है उन सबको कैसे कंट्रोल किया। दैट मीन्स पूरा का पूरा जो पॉलिटिकल एक्सपेंशन है वो कैसे हुआ, पूरे भारत को इकोनॉमिकली कॉलोनाइज कैसे किया, और एक यूनिफाइड एडमिनिस्ट्रेशन, एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन कैसे जो है वो एस्टेब्लिश किया ब्रिटिशर्स ने आफ्टर 1858। तो ये सारे टॉपिक्स जो हैं वो आने वाली क्लासेस में आने वाले हैं। सो आज के लिए केवल इतना ही। मेरा नाम है विशाल चौहान, मिलते हैं अगले सेशन में। टेक केयर।